तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी डॉक्टर अमित आईएएस पीसीएस एकेडमी में। अपनी जो डाकू सीरीज चल रही है उसी के क्रम में आज की नेक्स्ट वीडियो में हम 2 टू 7 दिसंबर के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। साथ ही साथ एचसीएस यूपीएससी के सारे क्वेश्चंस हम कवर करेंगे, पीवाईक्यूज कवर करेंगे, ठीक है, एक्टिव रिकॉल के साथ याद करेंगे और जो भी करंट से रिलेटेड स्टैटिक टॉपिक है उसको भी साथ के साथ कवर करेंगे। ठीक है, तो काफी अच्छे आर्टिकल आए थे, काफी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट थे। एचसीएस के कम से कम भी 7 से 8 पीवाईक्यूज हैं आज की क्लास में और यूपीएससी के 4 से 5 पीवाईक्यूज हैं। इन पीवाईक्यूज को देखकर हम एनालाइज करेंगे कि इस किस न्यूज को किस एक्सटेंट तक पढ़ना है और कितना ज्यादा पढ़ना है। देखिए, एक्टिव रिकॉल की शीट्स भी हर बार की तरह आपके लिए रेडी हैं। इससे आपको याद करना है और क्लास में जितना आप ध्यान से सुनेंगे उतना ही आसानी से इन शीट्स को भरेंगे और आपको खुशी होगी। देखिए, ये सारी चीजें आपके लिए लाई जा रही हैं। ये सारी देखिए आज के टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा अभी क्या क्या टॉपिक्स हैं। देखिए, आज हम इन टॉपिक्स पर बात करेंगे। क्लाइमेट चेंज, शॉक डायमंड्स, एआई एंड सेफ्टी, उसी के साथ साथ पॉपी की कल्टीवेशन जो हो रही है इलीगल मणिपुर में उसके बारे में बात करेंगे, प्रगति पोर्टल के बारे में बात करेंगे, स्पेयर टूथ वेल के बारे में बात करेंगे, उसके बाद अपना गुसाडी डांस के बारे में बात करेंगे, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड इंपोर्टेंट स्पीसीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो उसी के साथ लैंडफॉल ऑफ साइक्लोन्स, मैरीन इंडिया विजन फॉर 2030, इजराइल मैपिंग। ठीक है, ये सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं और ये स्कीम्स चीजें कवर करेंगे। आपको मैं एश्योरेंस देता हूं कि अगर आप इस वीडियो को लगातार 15 मिनट्स तक देख लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल से हम पढ़ते हैं, किस लेवल से हम अपने करंट अफेयर्स को तैयार कर रहे हैं, कि हम रेडी टू लर्न हो। हम हाथों हाथ वीडियो देखें और वीडियो से हमको आउटपुट मिले कि हमें याद हो गया है। याद करने के पर्पज से वीडियो बनाई है ताकि आपको करंट अफेयर बार बार रिवाइज ना करना पड़े। रिवाइज तो आप करेंगे ही, बट आपको पता होगा कि हाँ यार, ये करंट अफेयर मैंने उस टाइम पे याद कर लिया था। तो एचसीएस के पीवाईक्यूज लेके आए हैं, यूपीएससी के पीवाईक्यूज हैं आपके साथ साथ। पीएम अजय की जो स्कीम्स है, स्कीम्स एचसीएस में बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। पीएम अजय, फ्रॉग फ्रेंडली एग्रो प्रैक्टिसेस और बॉयलर्स बिल। ये देखिए, जैसे ये न्यूज है अपनी। अब इसी के साथ साथ देखिए, एचसीएस का 2022 का पीवाईक्यू आया था क्लाइमेट से रिलेटेड, वो पीवाईक्यू हम कवर करेंगे, पूरी न्यूज कवर करेंगे। उसके बाद यूपीएससी का जो पीवाईक्यू आया हुआ है मेंस में, उसको भी देखेंगे क्या क्वेश्चन था। तो इस हिसाब से हम अपनी होलिस्टिक प्रिपरेशन करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट आर्टिकल से, जो अपना है क्लाइमेट चेंज एंड मैरीन बायोडाइवर्सिटी। देखिए, इसमें मैं आपको बता दूं कि जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है ना एटमोस्फेयर से, वो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल, और जो उनकी सिक्वेस्टेशन होती है जब हमारे जो वातावरण में जाती है, अपने एनवायरनमेंट में जाती है, तो बहुत ही हार्मफुल होती है पर्सन्स के लिए, एनिमल्स के लिए, लिविंग बींग्स के लिए। तो ये पाया ये तो पहले से ही पता था कि भाई जो ओशन है ना, वो बहुत बड़ा एक कार्बन सिक्वेस्टेशन का सोर्स है। उसी के रिलेटेड ये आर्टिकल है जिसको अपन अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, ये देखो, द ocean water vital for earth's climate have absorbed 25% of anthropogenic CO2। अब एंथ्रोपोजेनिक CO2 क्या होती है? एंथ्रोपोजेनिक जो होती है वो है ह्यूमन मेड, मतलब ह्यूमन ने कुछ ऐसी एक्टिविटीज करी जिसकी वजह से जो चीज प्रोड्यूस हुई। एंथ्रोपोजेनिक मतलब ह्यूमन, ह्यूमन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको एंथ्रोपोजेनिक कहते हैं। और नेचुरल, जैसे अब एक बात बताइए, जो अपने लाइव स्टॉक्स हैं जैसे गाय भैंस, ठीक है, और जो भी जैसे मिल्क देते हैं, गाय भैंस होगी, और वो किस चीज का प्रोड्यूस करते हैं? मीथेन, CH4। ठीक है, मीथेन CH4 को वो रिलीज करते हैं, वो नेचुरल प्रोसेस है उनका। ठीक है, नेचुरल प्रोसेस है, वो CH4 मीथेन को रिलीज करते हैं। लाइव स्टॉक्स आर वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ मीथेन इन द वर्ल्ड। तो लाइव स्टॉक से सबसे ज्यादा नेचुरल, अब जैसे राइस और पैडी की फील्ड्स होती हैं, ठीक है, राइस पैडी फील्ड से उधर से भी मीथेन रिलीज होती है। यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया हुआ था कि मीथेन कहां से, कौन सी फसल रिलीज करती है? तो राइस भी रिलीज करती है। तो देखिए, एंथ्रोपोजेनिक CO2 जो है ना एमिशन 90, और किसको 90% ऑफ एक्स्ट्रा हीट कहां से? ग्रीन हाउस गैसेस से, ग्रीन हाउस गैसेस से। ये सब जो है एब्जॉर्ब कर लेती है 25%। ओशियंस, ओशियंस, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ओशियंस। However, this come to including acidification and ecological disruption। अब देखिए, रोल ऑफ ओशियन इन क्लाइमेट मॉडरेशन। Ocean have absorbed 25% of anthropogenic carbon dioxide emission and more than 90% of excess heat from greenhouse gases। जो मैंने आपको बताया, greenhouse gases, इनसे भी emissions हैं, वो भी ocean absorb कर लेता है। तो ocean हमारे लिए कितना बड़ा सोर्स है ये हमें देखना पड़ेगा। देखिए, दिस प्रोसेस हैज बोथ ह्यूमैनिटी क्रिटिकल टाइम कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैटिंग के लिए। उसके अलावा देखिए, एसिडिफिकेशन है, वो थ्रेट्स हैं ऑर्गेनिजम्स के लिए। क्यों? क्योंकि जब एसिड की मात्रा बढ़ती जाएगी हमारे ओशन में, तो जो मैरीन लाइफ है, मैरीन लाइफ के लिए काफी हार्मफुल हो जाएगा वो। क्योंकि मैरीन लाइफ जो उसके अंदर सर्वाइव कर रही है,
उसके लिए उस लेवल का पीएच सूटेबल हो या ना हो ये हमें नहीं पता, तो उनको हार्मफुल हो सकती है। तो यही जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का सोर्स है हमारे लिए बाद में प्रॉब्लमेटिक बन जाएगा। ये देखिए मैरीन कार्बन डाइऑक्साइड, अब ये याद रखना है MCDR क्या है। ये है आपका मैरीन कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल, मैरीन कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल इमर्जिंग फोर्स। उसी के अलावा हम दो अप्रोचेस पे बात करेंगे, बायोटिक अप्रोच और अबायोटिक अप्रोच। अपनी बायोटिक अप्रोच क्या होती है, जिसमें लिविंग बींग्स जो है वो आपके इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और अबायोटिक क्या होती है, जिसमें आपके फिजिकल केमिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। लिविंग बींग्स कैसे हो सकते हैं, जैसे माइक्रो एल्गे हो गया, उसके अलावा मैनग्रोव्स हो गए, मैनग्रोव जो अपने वन होते हैं, जैसे सुंदरबन है, सुंदरबन अपने मैनग्रोव वन है। तो वो जिस हिसाब से करते हैं सिक्वेस्ट्रेशन, उन्हें बायोटिक फैक्टर्स कहते हैं। तो देखिए मैरीन कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल, ocean offer immense potential of carbon dioxide potential for carbon removal due to their large surface and unique chemistry. marine carbon capture strategies मैंने आपको बताया, बायोटिक स्ट्रेटेजी होगी और एक एबायोटिक स्ट्रेटेजी होगी, बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेटेजी होगी। बायोटिक स्ट्रेटेजी में लेवरेज लिविंग सिस्टम लाइक मैनग्रोव, देखिए मैनग्रोव एंड माइक्रोएल्गी जो मैंने आपको बताया। एबायोटिक अप्रोचेस में यूज ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेसेस, एबायोटिक अप्रोच में केमिकल और फिजिकल प्रोसेस का यूज होता है, सच एज ओशन अल्कैलिनिटी, मतलब ओशन अल्कैलिनिटी कैसे, जैसे बेसिक जब उसमें बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है किसी भी वाटर में, ओशन में, तो अल्कलाइन होता है, और एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है तो एसिडिफाई होता है, ठीक है। ये अपने को पता होना चाहिए बेसिक। बायोटिक सॉल्यूशन क्या है, नेचर बेस्ड अप्रोच, these approaches rely on ecosystems because natural process है, बायोटिक लिविंग बींग्स इकोसिस्टम पे ही डिपेंड करता है, to sequester carbon while promoting the biodiversity and coastal protection. some biotic method, abiotic solution देखिए कैसे, abiotic method offer greater scalability and permanence, greater scalability कैसे, मतलब अब नेचुरल प्रोसेस कहीं पे नहीं हो रहा तो वहां पे स्केल करना है हमको और ज्यादा जगह पहुंचना है, तो हमको आर्टिफिशियल प्रोसेस लाने पड़ेंगे, जैसे कि फिजिकल और केमिकल। चैलेंजेस और रिस्क हैं, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, इनको आपको ध्यान से पढ़ना है। बायोमास ब्यूरियल कैन सिक्वेस्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये ध्यान रखना। बायोमास ब्यूरियल कैन सिक्वेस्ट 7 to 22 बिलियन टन्स ऑफ CO2 पर ईयर, 7 से 22 बिलियन टन्स की जो CO2 है वो सिक्वेस्ट कर सकते हैं बायोमास ब्यूरियल्स। कैसे, अब जैसे आपने डिकम्पोजिशन पढ़ा होगा, जो सोइल के अंदर जब हम किसी चीज को दफना देते हैं तो वो डिकम्पोज होने लग जाती है, डिकम्पोज होते 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 खराब हो जाती है वो, और जब डिकम्पोजिशन हो रहा होता है तो उससे भी CO2 रिलीज होती है। अब जैसे ये एग्जांपल है बायोमास ब्यूरियल सिक्वेस्टर, अब ये सिक्वेस्ट करता है मतलब अपने अंदर ले लेता है, बाहर एनवायरमेंट में नहीं जाने देता। कितनी, किस लेवल तक, 7 to 22 बिलियन टन के आसपास तक की CO2 पर एक साल के अंदर ये सिक्वेस्ट कर सकता है। ये चैलेंजेस है, टेक्निक लाइक ओशन आयरन फर्टिलाइजेशन एंड माइक्रो कल्टीवेशन कैन डिसरप्ट द इकोसिस्टम, इससे इकोसिस्टम डिसरप्शन हो सकता है। मेजरिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ कार्बन ब्यूरियल ओशंस एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स, पब्लिक परसेप्शन हो गया, ठीक है। अब बात क्या है, MCDR इज नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर एमिशन रिडक्शन बट द कॉम्प्लीमेंट टुवर्ड्स द नेट जीरो एमिशंस। जो मेरीन कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल का प्रोसेस है हमारा, वो कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, पर वो एक लेवल से कम कर सकते हैं हम उसको, ठीक है। इस हिसाब से पूरा आर्टिकल था, आपको सिर्फ और सिर्फ, अब इसमें बिल्कुल प्रीलिम्स के फैक्ट तो नहीं बनेंगे, पर आपको पता होना चाहिए कैसे चीजें डिकम्पोज होती हैं। कार्बन किस लेवल तक सिक्वेस्ट कर सकता है ओशियन, ओशियन सिक्वेस्ट, अब सीधा क्वेश्चन आ गया, ओशियन कैन सिक्वेस्ट अ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, आंसर क्या होगा, बिल्कुल यस, इसी स्टेटमेंट पे घुमा देंगे, ठीक है। ये देखिए ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे, HCS में पूछा गया था 2022 में। इंडिया प्रेजेंटेड द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ इंडियन क्लाइमेट चेंज टू COP26 इन ग्लासगो, 5 कमिटमेंट्स की थी, फॉलोइंग कमिटमेंट्स, फॉलोइंग कमिटमेंट्स ऑफ इंडिया क्लाइमेट चेंज। अब ये सारी की सारी चीजें आपको पढ़नी है, आपको 5 सेकंड मिलेंगे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, आप वीडियो पॉज कर सकते हैं और क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको भी बताया जाएगा। आई होप आपने क्वेश्चन सोल्व कर लिया होगा। देखिए अब जो हमारे टारगेट थे ना, सबसे पहला टारगेट था रीच 1000 गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030, नहीं ये 1000 नहीं था, फैक्ट है गलत, ये फैक्ट है गलत, ये था 500 गीगावाट, कितना था 500 गीगावाट्स, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज अवर रॉन्ग स्टेटमेंट, आगे देखेंगे। नेक्स्ट देखो, 50% of its energy requirements from renewable energy
बाय 2030, ये बिल्कुल सही कमिटमेंट थी आपकी, ठीक है। रिडक्शन ऑफ टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशंस बाय 1 बिलियन टन्स फ्रॉम नाउ टू 2030, ठीक है। रिडक्शन ऑफ द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इकोनॉमी बाय 45% ऑफ 2020 ओवर 2005 लेवल्स, ये भी ठीक। अब लास्ट वाला देखो, यही एलिमिनेट, यहीं से ही आपको एलिमिनेट करने दो ऑप्शन। तो अचीव द टारगेट ऑफ नेट जीरो एमिशन बाय 2090, भैया ये तो हम सबने सुना था, सबने, जब जिसने भी, जो भी एस्पिरेंट है, जिसने भी तैयारी करी है किसी भी एग्जाम की कभी भी, उसको ये तो पता होगा कि इंडिया ने जो COP26 में अपनी कमिटमेंट करी थी ग्लासगो में, वो कमिटमेंट करी थी हम 2070 तक नेट जीरो हो जाएंगे दोस्तों। 2070 तक नेट जीरो होने की बात करी थी, 2090 कहां से आ गया, 2090 तक नेट जीरो होने की बात करी नहीं, 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन करेंगे। मैं आपको दोस्तों नेट जीरो कार्बन एमिशन बता देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए मैं लिख देता हूं एक बार आपको, आई होप आप सभी को पता होगा, पर नहीं पता तो बता देता हूं। नेट जीरो कार्बन नेट जीरो कार्बन एमिशन कैसे, जितना प्रोड्यूस होगा उतना ही कंज्यूम होगा, मतलब जितनी CO2, जैसे आप समझो कि 10 बिलियन टन CO2 रिलीज हुई, रिलीज 10 बिलियन टन CO2 रिलीज हो गई, रिलीज, ठीक है, कि इंडस्ट्री से। अब किससे क्या होगा, पोल्यूशन, पोल्यूशन तो होना ही है। अब नेट जीरो का क्या मतलब है दोस्तों, ये जो नेट जीरो है ना, इसका मतलब ये है कि पोल्यूशन तो होगा ही होगा, परंतु हम लगा देंगे ट्रीज। आप मान लो 1 लाख ट्रीज लगा दिए हमने, 1 लाख ट्री लगा दिए, 1 लाख पेड़ लगा दिए, पेड़ 1 लाख पेड़ लगा दिए, जो इसको, इसकी भरपाई कर देंगे, इसको सिक्वेस्ट कर लेंगे, मतलब इसको CO2 को अब्सॉर्ब कर लेंगे और इसकी मात्रा को डिक्रीज कर देंगे। हमने लगा दिए 1 लाख पेड़, ये समझिए आप। तो हमने क्या किया, नेट जीरो कर दिया। नेट जीरो कैसे, ऐसा नहीं है हम CO2 रिलीज ही नहीं होने देंगे या फिर कोई हार्मफुल गैसेज रिलीज ही नहीं होने देंगे, रिलीज होंगी, पर उसी का हम नेट जीरो कर देंगे। नेट जीरो कैसे, मान ले हमने 50 रिलीज करी, 50 ही हमने वापस स्ट्राइक ऑफ कर दी पेड़ लगा के, या फिर कुछ बायोडाइवर्सिटी में इन्वेस्ट करके, या फिर अलग अलग जगह आप समझिए कुछ पौधे उगा के, या फिर कुछ इंडस्ट्री से एमिशन बहुत ज्यादा कम करके, रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ा के, सोलर एनर्जी बढ़ा के, विंड एनर्जी बढ़ा के हमने सिक्वेस्ट कर दी और हमने नेट जीरो पे लिया है। तो क्या हुआ, हमने एमिशन करा जीरो, क्यों, क्योंकि जितनी रिलीज हुई 10 बिलियन टन, उतनी ही इससे 1 लाख पेड़ों से हमने वापिस से उसको इफेक्ट, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। तो ऐसे हुआ नेट जीरो। ये आपका है नेट जीरो का कॉन्सेप्ट, आया हो आप सभी को समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन से यही समझाना चाह रहे थे। तो अचीविंग द टारगेट ऑफ नेट जीरो बाय 2090 गलत ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी कटेगा, डी कटेगा, सी और डी दोनों गलत। फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत था ही, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 3 4, 2 3 4। स्टेटमेंट सेकंड, थर्ड और फोर्थ आपकी बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। ये आपका सॉल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन का। अब अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। चलिए दोस्तों, आई होप आप सभी इसको एंजॉय कर रहे होंगे। आगे आगे आपके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया आर्टिकल आए हुए हैं और बढ़िया क्वेश्चंस आपके लिए लगाए हुए हैं, वो आपको ध्यान से देखने हैं। ये देखिए दोस्तों, ये शॉक डायमंड्स। अब सीधा अगर क्वेश्चन आ जाए आपके HCH UPSC में, शॉक, व्हाट इज द शॉक डायमंड्स, शॉक डायमंड में कैसे पैटर्न देखे जाते हैं, कैसे पैटर्न होते हैं, शॉक डायमंड की फॉर्मेशन कैसे होती है, ठीक है। द हिंदू में आपका आर्टिकल आया हुआ था ये, व्हाट इज इट, व्हाट इज इट। तो द हिंदू की हम न्यूज कवर करते हैं, इंडियन एक्सप्रेस की कवर करते हैं, PIB की कवर करते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज जो हमें लगता है एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, जिसके साथ PYQ बन सकता है, उसी के साथ साथ हम PYQ भी लगा देते हैं, ठीक है। शॉक डायमंड्स क्या लिख रखा है, सुपरसोनिक हीट नगेट्स। चलिए ये देखिए, शोक डायमंड्स और मैक डायमंड्स आर द ब्राइट, ये ध्यान रखिए, जो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये आगे काम आएंगे आपको। जो जो चीजें मैं याद करवा रहा हूँ और ध्यान रखवा रहा हूँ वो आगे काम आएंगे एक्टिव रिकॉल में। ब्राइट एंड डार्क पैटर्न्स इन द एग्जॉस्ट प्लूम ऑफ सुपरसोनिक, देखिए ऑफ सुपरसोनिक रॉकेट्स और जेट्स, यूज्ड इन, किसमें यूज होते हैं ये शॉक डायमंड, यूज होते हैं आपके रॉकेट्स में और जेट्स में, ठीक है। Formed due to the pressure difference between exhaust and atmospheric pressure, these patterns result for repeated compression and expansion cycle.
अब शॉक डायमंड्स जो है आपके प्रोड्यूस होते हैं किससे, जो एग्जॉस्ट प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में क्या उसमें डिफरेंस आ रहा है, उस डिफरेंस के बेसिस पे आपके शॉक डायमंड्स फॉर्म होते हैं। और एक बात और, जो जो शॉक डायमंड्स हैं ये कैसे पैटर्न में होते हैं भाई, ये होते हैं ब्राइट और डार्क पैटर्न में। कौन से पैटर्न में होते हैं, ब्राइट और डार्क पैटर्न में। और किस चीज में यूज करे जाते हैं दोस्तों, रॉकेट्स में या फिर जेट्स में। ये तीनों चीजें अपने दिमाग में डाल लेना अभी के अभी। देखिए शॉक डायमंड्स, जिन्हें मैक डायमंड्स भी कहा जाता है, आर अल्टरिंग लाइट एंड डार्क पैटर्न्स विजिबल इन द एग्जॉस्ट प्लूम ऑफ रॉकेट ऑफ जेट्स एंड इंजन्स। अब देखिए फॉर्मेशन आपको मैंने बताया था कैसे, एग्जॉस्ट प्रेशर डिफरेंस फ्रॉम सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो मैंने आपको बताया था एग्जॉस्ट प्रेशर डिफर जब कर जाता है आपका सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, उस वजह से आपके शॉक डायमंड्स फॉर्म होते हैं। एग्जॉस्ट अंडरगोज कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन साइकिल्स, इक्वलाइजेस विद एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ब्राइट स्पॉट्स दोस्तों, ब्राइट स्पॉट्स एटमॉस्फेरिक कंप्रेशन इंक्रीज एग्जॉस्ट प्रेशर, जो एटमॉस्फेरिक का कंप्रेशन होता है वो एग्जॉस्ट प्रेशर को इंक्रीज कर देता है, जिससे कि टेम्परेचर राइज हो जाता है। ये आप अब इसका प्रोसेस ये देखिए, एग्जॉस्ट बेंड्स इनवर्ट्स अंडर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड आउटवर्ड्स ड्यू टू द ओवर कंप्रेशन। अब आप हर चीज के हर प्रोसेस याद नहीं कर सकते, मैंने आपको 3 फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट इससे बताए थे कि सीधा आ गया, इट इज यूज्ड इन नेवल शिप्स, इट इज यूज्ड इन एंटी मिसाइल टैंक्स और एंटी वारफेयर टैंक्स। ऑप्शन क्या काटो, गलत, इट इज यूज्ड इन रॉकेट्स एंड जेट्स। ठीक है, शॉक डायमंड्स ब्राइट एंड डार्क पैटर्न्स फॉर्मेशन ड्यू टू द एग्जॉस्ट प्रेशर डिफरेंस एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बस चलिए अब वो आर्टिकल पूरा हो गया। नेक्स्ट आर्टिकल देखो दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो दिन पे दिन सुर्खियां बनाता जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए हिंदुस्तान ने क्या किया है और क्या नहीं किया है, ये हमको जानना बहुत जरूरी है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आज के टाइम पे बन चुका है और हॉट ट्रेंडिंग टॉपिक है। एचसीएस यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है ये। देखिए एचसीएस यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आर्टिकल आया था द हिंदू में, क्या आया था, व्हाट इंडियाज एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूशंस कुड डू। इंडिया में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सेफ्टी के लिए क्या हो रहा है, बहुत सारी मीम वायरल्स हो रही हैं आज के टाइम पे। आप सोचो किसी वर्ल्ड लीडर की मीम्स वायरल हो रही है, कभी डांस करते वक्त, कभी कहीं जाते वक्त, कभी उसका फेस का मोक हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। वर्ल्ड लीडर छोड़िए, बिजनेसमैन के हो रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स के हो रहे हैं, हर चीज किससे हो रही है, एआई से। तो भैया एआई सेफ्टी के लिए हिंदुस्तान में क्या हो रहा है और वर्ल्ड में क्या हो रहा है, ये हमारे लिए जानना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको बता देता हूं, ब्लेचली प्रोसेस, ब्लेचली पार्क है यूके में, यूनाइटेड किंगडम्स में, वहां वो ब्लेचली समिट और ब्लेचली प्रोसेस किससे रिलेटेड है, एआई सेफ्टी से। याद रखना, ब्लेचली अगर आ जाए, ब्लेचली प्रोसेस और ब्लेचली समिट इज रिलेटेड टू व्हाट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और इंडिया में कौन सी मिनिस्ट्री है ये भी बता दीजिए अभी ही, हम आगे तो आर्टिकल तो देखेंगे ही, बट अभी दो चीज पूछ रहा हूँ। ब्लेचली प्रोसेस से रिलेटेड एआई सेफ्टी से, जो कि यूनाइटेड किंगडम में है। ब्लेचली पार्क, एक पार्क में जो समिट हुई थी उसका नाम ही रख दिया ब्लेचली समिट और ब्लेचली प्रोसेस, जो कि एआई सेफ्टी से रिलेटेड है। इंडिया में इसको मेटी, MEITY, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है आपकी मिनिस्ट्री, वो देखती है एआई की रेगुलेशन। और G20 में जो फ्रेमवर्क किया था इंडिया ने, एक प्रपोज किया था ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर एआई सेफ्टी, वो भी इंडिया ने प्रपोज किया था, उस चीज को भी हम देखेंगे। चलिए देखिए, इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, याद रखना है MEITY, मेटी, बस ये याद रखो, MEITY याद रहेगा आपको इससे। इज प्लानिंग टू एस्टेब्लिश एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूशन टू एड्रेस द रिस्क एसोसिएटेड विद द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। The initiative aligns with the international AI governance effort like Global Digital Compact and Bletchley Process, जो मैंने आपको बताया था Bletchley Process। इंडिया लीडरशिप कैन एडवोकेट, ये इसका कंटेक्स्ट है कि न्यूज क्यों आई गई। अब देखिए, आप ये देखोगे ना आर्टिकल, देखो ये आर्टिकल है, ये पढ़ना बहुत जरूरी है। जिस भी स्टूडेंट ने ये नहीं पढ़ा होगा उसके लिए हम आपके लिए पूरा सॉल्यूशन लेकर आए हैं। इस आर्टिकल में ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आपको समझ ना आए, कुछ भी ऐसे सवाल नहीं होंगे जो आप ना कर पाए इस आर्टिकल से। आपके लिए पूरी इंफॉर्मेशन खोल के रख दिया, बैकग्राउंड लेके आ गए हैं हम, फ्यूचर लेके आ गए हैं, वर्ल्ड का लेके आ गए, इंडिया का लेके आ गए। बैकग्राउंड ऑफ एआई सेफ्टी इनिशिएटिव इन इंडिया,
The Ministry of Electronics and Information Technology MeitY initiated the discussion in October establishing AI safety institution. Global dialogues on AI governance, including the Quad Leaders Summit and the United Nations Summit of the Future. Quad Summit, इधर भी बात हुई है, हर समिट जो आजकल हो रही है हर जगह एआई सेफ्टी की बात हो रही है, बिकॉज एआई ने तबाह कर रखा है, मचा रखी है, मतलब बिल्कुल, मतलब कोई भी कुछ भी कर सकता है। चैट जीपीटी से तो आजकल बच्चे होमवर्क कर रहे हैं अपना, पेपर दिया, वो स्कूल में असाइनमेंट दिया, फोन सबने ले रखा, स्मार्टफोन धमाधम धमाधम चैट जीपीटी से मारा, छाप के लिखा, इंटेलेक्चुअल लेवल कम होता जा रहा है, ये भी एक प्रॉब्लम बनती जा रही है। The Global Digital Compact adopted the Summit of the Future highlights the multi-state collaboration, human-centric oversight and inclusive partnership, inclusive participation, इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन क्यों लिखा है आपके लिए, बिकॉज सभी को साथ आना पड़ेगा, सभी को। देखिए G20 एंड द ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर एआई, GPAI, जो मैंने कहा था, टू प्ले अंडर फाइंग रोल इन ग्लोबल एआई, जो इंडियन लीडरशिप के अंडर हो रहा है। डिजाइनिंग ऑफ एआई एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूशन, दिख रहा है ब्लेचली प्रोसेस, दिख रहा है, बिल्कुल दिखेगा आपको, क्यों नहीं दिखेगा। ब्लेचली प्रोसेस किससे रिलेटेड है, एआई सेफ्टी से, कहां है, यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है। चलिए ये देखिए अब ग्लोबल प्रेसिडेंस of AI safety institutions. The UK, United Kingdom, USA and other nations have established AI safety institution focus on assessing the frontier AI risks related to cyber security, cyber, biosphere और national security। दोस्तों नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे भैया, सर आप बताइए नेशनल सिक्योरिटी कैसे इंपॉर्टेंट। रशिया के हैकर्स है ना, रशिया के हैकर्स आज के टाइम पे किसी भी कंट्री में हैकिंग करके सीधा का सीधा नेशनल सिक्योरिटी पे सवाल आ सकता है। चाइना में हैकर्स बैठे हैं, इंडिया में बैठे हैं, हर जगह है, तो नेशनल सिक्योरिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, एआई से उनका काम आसान हो गया। देखिए अब ब्लेचली नेटवर्क ऑफ सेफ्टी इंस्टीट्यूशन ऑफर्स इंडिया एन अपॉर्चुनिटी फॉर ग्लोबल कोलैबोरेशन ऑन एआई सेफ्टी, ठीक है। तो दिस इंस्टीट्यूट फोस्टर्स एआई लैब्स, मल्टी स्टेक होल्डर ग्रुप्स फॉर थर्ड पार्टी रिस्क असेसमेंट। इंडिया की क्या अप्रोच है सेफ्टी के रिलेटेड, इंडिया शुड establish its AI safety institution as a technical research and testing body independent of rule making and enforcement. It should, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, कंक्लूजन के टाइप में आप देख सकते हैं, it should focus on risks like bias, discrimination, social exclusion, gendered impacts, labor markets, privacy and data collection। ये आपकी चीजें हो सकती हैं। बेनिफिट्स एआई के देखिए, अभी तक हम इसके जो प्रोज कॉन्स दोनों डिस्कस कर रहे थे, उसमें बेनिफिट्स भी तो हैं, पर मुझे ऐसा लगता है, मुझे क्या मतलब, काफी रिसर्चेज हुई हैं, उसके हिसाब से भी ये पाया गया है कि बेनिफिट्स तो हैं ही हैं, पर उसके जो इफेक्ट्स हैं ना वो इतने ज्यादा हैं, बिकॉज सब कुछ डिसरप्ट हो सकता है उससे, काफी चीजें प्रॉब्लम में आ सकती हैं। पोटेंशियल बेनिफिट्स, India's AI Safety Institute could enhance global collaboration, improve domestic oversight and advocate for developing countries' perspective on AI governance। अब डेवलपिंग कंट्रीज, ग्लोबल साउथ, डेवलपिंग कंट्री जब भी आएगा तो ग्लोबल साउथ की बात होएगी ही होएगी, क्यों, बिकॉज ग्लोबल साउथ को एक्सक्लूड किया गया है। ग्लोबल साउथ पोल्यूशन कर रहा है तो कह रहे हैं ग्लोबल साउथ अब तुम पोल्यूशन मत करो, तुम पोल्यूशन फैला रहे हो, क्यों, जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो तो भाई डेवलप हो चुकी पोल्यूशन कर करके, अब जब पोल्यूशन का लेवल बढ़ गया, अब जब कहा जा रहा है 1.5 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर, ग्लोबल टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए, तब आप कह रहे हैं कि तुम मत करो। इसी तरह से देखिए एआई सेफ्टी में भी वेस्टर्न नेशन की जो चल रही है पॉलिटिक्स वो नहीं चलेगी, जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको भी अपना फेयर शेयर मिलेगा, ठीक है। बाय अडॉप्टिंग अ साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड अप्रोच, इंडिया कैन पोजीशन इटसेल्फ एज ग्लोबल लीडर इंक्लूजिंग एंड पोटेंशियल ऑफ एआई पॉलिसी। ये बातें होंगी। क्वेश्चन देखिए, अब जो मैंने आपको बातें बताई है ना, वो बातें इसलिए बताई है, सवाल देखेंगे ना आपको पता चलेगा कि क्या लिखेंगे इसमें, यही तो लिखना, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ एस्टैब्लिश एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूशन इंडिया एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबल एआई गवर्नेंस, हाईलाइट सच इंस्टीट्यूट्स कैन एड्रेस डोमेस्टिक चैलेंज एंड कंट्रीब्यूट टू इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। जो बातें अपने डिस्कस करी हैं वो की वो इसमें लिखनी है, ठीक है। अब ये देखिए, ये आपके लिए यूपीएससी का पीवाईक्यू दोस्तों, ये भी आपके लिए लाया गया, ये क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे, यूपीएससी पीवाईक्यू 2020 है ये। क्वेश्चन क्या था, with the present state of development artificial intelligence can effectively do which of the following। artificial intelligence क्या क्या कर सकती है, प्रेजेंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट, प्रेजेंट अभी के जो डेवलपमेंट स्टेट है उस पे एआई क्या क्या कर सकती है, सवाल पूछा गया था 2020 में। तो 2020 में जब तक जो एआई कर सकता था ना, उसके बेसिस पे आपको बताना था। तो इसमें से देखिए,
जो क्रिएटिंग मीनिंगफुल स्टोरीज एंड शॉर्ट सॉन्ग्स था ना, देखिए आपको दिखेगा नहीं, वेट, ये देखिए, क्रिएट मीनिंगफुल स्टोरीज एंड शॉर्ट स्टोरी सॉन्ग्स। जब 2020 में है ना, एआई ये चीजें नहीं कर पाता था। यूपीएससी ने आंसर दिया था 2 को एलिमिनेट करके, ठीक है, डिजीज डायग्नोस, टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन, वायरलेस ट्रांसमिशन, ये सारी चीजें कर सकता। अब उस टाइम पे ये नहीं कर सकता था, तो क्यों? बिकॉज प्रेजेंट स्टेट, अभी एआई क्या कर सकता है, फ्यूचर में तो बहुत कुछ कर सकते हैं यार। अभी हम कहते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग क्या कर सकती है, अभी क्वांटम कंप्यूटिंग का लिमिटेड एरिया है, ये कर सकती है, इसके अलावा नहीं। आने वाले 5 साल में पता चलेगा ये भी कर सकते हैं, ये भी एआई के आगे क्वांटम आ गई, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी का कुछ नहीं पता, इसलिए ही कहा जाता है, जब साइंस और टेक्नोलॉजी का कोई क्वेश्चन आए ना, साइंस टेक का कोई क्वेश्चन आए, तो आप डी ऑप्शन मारें जब आपको लगे कि फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है। देखिए साइंस तो एक होगी, उसके बाद होगी टेक्नोलॉजी। देखिए टेक्नोलॉजी, यूपीएससी एचसीएस, यूपीएससी एचसीएस में ये देखा गया कि टेक्नोलॉजी जो है ना, वो अगर फ्यूचरिस्टिक है, अगर फ्यूचर टेक्नोलॉजी है ना, तो उसकी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज होंगी, मैनी पॉसिबिलिटीज, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होंगी जो हमें अभी नहीं पता, या फिर कहीं किसी ने रिसर्च कर रखी है और हम तक ना पहुंची हो, पर हो सकती है ना पॉसिबिलिटी। तो थोड़ा ब्रॉड माइंडेड रहना इस क्वेश्चंस में। जब आपको आ जाए टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन और उसमें पूछ ले आपके एआई के बारे में, ठीक है, क्वांटम के बारे में, मशीन लर्निंग के बारे में, एमएल के मशीन लर्निंग के बारे में, ठीक है, उसके अलावा रोबोटिक्स के बारे में, तो इसमें आपको थोड़ा सा साथ साथ फ्यूचरिस्टिक रहना है कि हाँ भाई अभी तक हमने डेवलपमेंट नहीं देखी है, पर हो सकता है ये आगे हो जाए, या फिर अभी हो चुकी हो और हमें पता ना हो, ठीक है। चलिए, ये आपका नेक्स्ट आर्टिकल है, पॉपी कल्टीवेशन से रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बिकॉज पॉपी इलीगली कल्टीवेट करी जा रही है मणिपुर के एरियाज में। तो पॉपी कल्टीवेशन इन मणिपुर, ठीक है। देखिए दोस्तों, पॉपी की जो कल्टीवेशन है ना, वो मणिपुर में इलीगल हो रही है। पॉपी क्या होता है, एक टाइप का ड्रग है, ठीक है, जो इलीगल है, इलिसिट ट्रेड उसकी अलाउड नहीं है, मणिपुर में उगाया जा रहा है वो इलीगली, ठीक है। उसकी जो वो जो आप समझिए कि नेटिव है ना, नेटिव मतलब जहां से उसकी उपज स्टार्ट हुई थी, नेटिव मतलब वहीं का ही है वो। इंडिया अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में इधर उगाया तो जा रहा है, म्यांमार की साइड में उगाया तो जा रहा है, बट नेटिव कहाँ का है वो, मेडिटेरेनियन रीजन का नेटिव है। और ट्रेड और सब ड्रग्स पे प्रोहिबिशन है, मणिपुर में कल्टीवेट किया जा रहा है। तीनों फैक्ट याद रखने हैं। देखिए, पॉपी कल्टीवेशन इन मणिपुर डिक्रीज 32.13 in 2023 yet remains widespread across 12 of the state 16 district। भैया 12 डिस्ट्रिक्ट में है ना, मणिपुर में 12 डिस्ट्रिक्ट में अभी भी चल रहा है ये, और जबकि गिर गिर चुका है इसका 32% ट्रेड, कल्टीवेशन गिर चुका है 32%, फिर भी 12 जो मणिपुर के डिस्ट्रिक्ट है उनमें चल रहा है अभी तक। क्या लिख रखा है, वॉर ऑन ड्रग्स, वॉर ऑन ड्रग्स। बिकॉज स्टेट का एक सबसे बड़ा रीजन अब प्रॉब्लम बन गया कि इन ड्रग्स को कैसे रोकें भाई, इनमें प्रॉब्लम आ रही है। पोपी के बारे में बता दें, द पोपी प्लांट, ये इसका नेम है, जो कि साइंटिफिक नेम है, याद करने की जरूर आवश्यकता नहीं है ना, याद करने की आवश्यकता नहीं है साइंटिफिक नेम को। इज नेटिव वहीं का टू मेडिटेरियन रीजन के नेटिव है। इट इज कल्टीवेशन फॉर इट सीड ऑयल, ओपियम, ठीक है, विच कंटेन्स एल्कलॉइड्स लाइक मोर्फिन, नशे के लिए, कोडिनिन, पोपी सीड्स आर कॉमनली यूज्ड इन बेकिंग एंड कुकिंग, ठीक है। ओपियम प्रोड्यूसिंग वैरायटीज ऑफन ग्रोन इन इलीगली, देखिए ग्रोन इलीगली ग्रोन होती हैं, और इसका हाइट क्या होती है, लगभग 3 से 4 फीट टॉल। पॉपी कल्टीवेशन इज सिग्निफिकेंट इशू इन कंट्रीज लाइक अफगानिस्तान, मैंने आपको बताया, म्यांमार बताया, पार्ट्स ऑफ इंडिया बताया इंक्लूडिंग मणिपुर, ठीक है। अफगानिस्तान में होती है, इंडिया के कुछ पार्ट्स में होती है, म्यांमार में होती है, इंडिया में मणिपुर में होती है। पॉपी फार्मिंग कंट्रीब्यूट टू इलिसिट ड्रग प्रोडक्शन एंड फ्यूलिंग ग्लोबल ट्रेड एंड एडिक्शन इश्यूज, एडिक्शन जो नशे के एडिक्शन के इश्यूज हैं उनमें भी काफी प्रॉब्लम कर रही है। मोर्फिन, कोडिनिन, ध्यान रखना थोड़ा सा,
और बाकी 3 फैक्ट्स तो मैंने आपको स्टार्टिंग में याद करवाए थे। चलिए आगे, प्रगति पोर्टल। ये जो प्रगति पोर्टल है ना हमारा, अब सबसे पहले आप डेफिनेशन देखो। जब भी कोई पोर्टल का नाम आए उसकी डेफिनेशन को ब्रेक करो, उससे आपको काफी आइडिया लगेगा। प्रगति पोर्टल का क्या होगा? प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन। प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन। अब गवर्नेंस के अंदर क्या आ गया? ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी में जो टाइम ले रहे हैं, जो ब्यूरोक्रेटिक टाइम है, मतलब किसी फाइल को पास होने में जो टाइम लग रहा है, या फिर कोई भी नया प्रोजेक्ट है उसको पास होने में टाइम लग रहा है, तो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स जो आते हैं ना, उसको कम करने के लिए भाई पोर्टल पे अपलोड करना पड़ेगा आपको जल्दी से जल्दी गवर्नेंस सारे के सारे। अब आप देखिए, पुराना जमाना था और आज का जमाना है। आज आप एफआईआर कराएंगे ना, ऑनलाइन एफआईआर अगर आपने करवा दी, आपको इंस्टेंट आपकी कार्रवाई स्टार्ट हो जाएगी। ऑफलाइन से ज्यादा इफेक्टिव ऑनलाइन हो गया है। आप कंप्लेन रेज करो किसी कंपनी के खिलाफ ऑनलाइन, उनको एक लायबिलिटी है, मतलब उनको एक रिस्ट्रिक्शन है कि रिप्लाई करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं करें। आप किसी दुकान पे जाकर, आप सेम कंपनी में जाके है ना, उसके स्टोर पे जाके कह दो ये प्रॉब्लम है, कुछ रिजोल्व, बहुत कम चांस है रिजोल्व हो जाए, फिर आपको बाद में आना। आप वही कंप्लेन ऑनलाइन डाल दो, आपको विद इन 24 आवर्स अपडेट मिल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। कुछ सारी, इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑफलाइन तो एंटरटेन ही नहीं करती, कहते मेल करो, मेल से बड़ी प्रॉब्लम भी सोल्व कर देते हैं। तो एक्टिव गवर्नेंस बढ़ रही है किससे? डिजिटलाइजेशन से। ठीक है, इसी हिसाब से प्रगति पोर्टल है। अब अपन ने बात कर ली थोड़ी सी इंटेलेक्चुअल की भाई क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। अब अपन फैक्ट्स पे बात करते हैं और नक्की करेंगे इस न्यूज को। इसके बाद आपके लिए 2 एचएस के क्वेश्चन लाए गए हैं, दोनों के दोनों सोल्व करेंगे, जो मैंने आपको उसमें भी करवाए थे, पीवाईक्यू की सीरीज में भी करवाए थे। ठीक है, A study of Oxford University said the business school praised India's प्रगति पोर्टल। ऑक्सफोर्ड की न्यूज आएगी, जो बिजनेस स्कूल था, इंडिया के प्रगति पोर्टल को प्रेज किया गया है। किसके लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर एक्सेलरेटिंग मेजर प्रोजेक्ट्स, जो मैंने आपको बताया प्रोजेक्ट्स, और कुछ भी आपकी इन्फॉर्मेशन या फाइल डिले होती है उसके लिए। फोस्टरिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ। प्रगति सिस्टम जो मैंने आपको बताया स्टैंड फॉर प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स। यही मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स। इट वाज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर टू मॉनिटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। इट सिस्टम एम्स टू ओवरकम, देखिए से दोस्तों वही लिख रखा है, वही सेम टू सेम, overcome bureaucratic inertia and promote efficiency, accountability and timely completion। bureaucratic inertia को पूरा करता है, promote in efficiency, accountability, timely जो completion है चीजों का। प्रगति integrate stakeholders from central and state governments on a single platform। it focuses on resolving challenges like land acquisition, interministerial coordination and project delays। the system has accelerated 340 projects worth billion contributing to economic transformation। प्रगति पोर्टल यूज ग्रीन टेक्नोलॉजी सस्टेनेबिलिटी इन डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट्स की बात होगी। चलिए अब आप देखिए सवाल, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एचसीएस में पूछा गया भैया 2023 का सवाल है, ये सवाल आपको सोल्व करना है। फटाफट से इस क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे, करिए दोस्तों। चलिए आपको 2 सेकंड का टाइम मिल रहा है, आप वीडियो पॉज कर सकते हैं। मैं इस साइड हो जाता हूं, वीडियो पॉज कर सकते हैं। आई होप आप सभी ने क्वेश्चन सोल्व कर लिया होगा। अब इसका अपन सॉल्यूशन देखते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको जो चीज बताने जा रहा हूं वो देखिए आप। क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग, सार्थक, दीक्षा, प्रबंध, टॉकिंग बुक्स। क्या करेंगे आप? आपने अगर ये चीजें नहीं पढ़ रखी हैं तो आप इसको कैसे सोल्व करेंगे क्वेश्चन को? जो मैंने आपको बताया था, अब सबसे पहले अगर हमें नहीं पता है तो हम वर्ड एसोसिएशन पे जाएंगे कि भाई मुझे सार्थक से रिलेटेड क्या दिख रहा है। सबसे पहले ऑप्शन पढ़ते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट टू एड दिव्यांग स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट, अप्रेजल, बजटिंग, अचीवमेंट एंड डेटा हैंडलिंग सिस्टम पोर्टल, स्टूडेंट एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन, या फिर ई लर्निंग एक्सपेंशन थ्रू डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज एंड शेयरिंग। देखिए स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, STHAQ। अब मैं बता, ये आपको बताने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर आपको प्रिसाइज नॉलेज नहीं पता कि किस चीज के लिए यूज होता है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। इसमें सारे वर्ड्स आ गए, देखिए सार्थक के STHAQ, R रह गया सिर्फ बस। अब आप इसको एसोसिएट कर सकते हैं आराम से। फर्स्ट का सी। अब ऐसे ये देखिए आप प्रबंध, PRABHAND, PABADH,
ये आपका प्रबंध का, अगर आपको नहीं पता ऐसे आप इनको रिलेट कर सकते हैं। अब अपन इस क्वेश्चन को अच्छी तरह सोल्व कर लेते हैं, जो जो इनकी चीजें थी। अब ऐसे अगर आपने रिलेट किया ना दोस्तों, तो देखिए 1 का सी आ गया, वैसे तो आपका आंसर आ ही गया था, पर फिर भी थर्ड का आप बी देखेंगे तो देखिए थर्ड का बी आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या किस चीज के लिए यूज हो रहा था ये। देखिए सार्थक था ना जो, वो आपका था स्टूडेंट और टीचर के कोऑर्डिनेशन के लिए, ताकि वो जो लर्निंग आउटकम्स है उनको मैक्सिमाइज कर सके, टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। जो आपका दीक्षा पोर्टल था ना, वो ई लर्निंग के लिए था, जो ई लर्निंग देते हैं हम, देखिए ई लर्निंग एक्सपेंडेड थ्रू द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नॉलेज शेयरिंग। प्रबंध था, ये देखिए प्रबंध था आपके लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए, प्रोजेक्ट अप्रेजल बजटिंग एंड अचीवमेंट डाटा हैंडलिंग सिस्टम पोर्टल। बचा गया टॉकिंग बुक्स। जो टॉकिंग बुक्स था ना, वो एक ऐसा देखिए ऐसा एक डिवाइस होता है, उसके अंदर साउंड सिस्टम लगा होता है, ठीक है, और इस चीज के लिए लगा होता है कि आप साउंड इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, आप बुक्स जो बुक्स हैं अपने जो हम रीड करते हैं, वो लोग उस बुक्स को सुन सकते हैं, ऑडियो बुक। तो टॉकिंग बुक्स इसके लिए था, डेवलपमेंट ऑफ दिव्यांग एज स्टूडेंट, तो इसका आंसर था सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए युक्ति योगा कलाकृति की तकनीक, सक्षम, ईशान उदय और प्रगति। अब बताइए इसका क्या सॉल्यूशन करेंगे आप, आपके पास 2 मिनट हैं, आप सोल्व कर कीजिए। आई होप आपने क्वेश्चन सोल्व कर लिया होगा। तो देखिए युक्ति योग्य कलाकृति की तकनीक। अब अगर आपको इसका पता है कि किस चीज के लिए, डिजाइन के लिए है या फिर योगा के लिए या फिर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के लिए, तो आप कर सकते हैं, बट आप ऑप्शंस तो पढ़िए एक बार, ऑप्शंस देखिए दोस्तों। A scheme for AICT aimed at providing assistance for advancement of girls' participation in technical education aims at skill development and upgradation of design technologies, enhancing economic prospects of those engaged in traditional crafts and arts, meaning of livelihood. Scholarship scheme for differently abled person, specialized scholarship scheme for students of northeastern region. अब आप ये देख के बताइए, अब आपके लिए ना देखो ये भी लगा रखा है अलग से युक्ति, इसको देख के आपको क्या समझ आ रहा है कि इसका मतलब क्या हो सकता है। आप फटाफट से इस क्वेश्चन को, जैसे मैंने आपको इतना हिंट दे दिया, अब आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, फटाफट से इसे सोल्व कीजिए। आपके पास 1 मिनट है, आप इसे सोल्व कर सकते हैं, पॉज भी कर सकते हैं। आई होप आप सभी ने सोल्व कर लिया होगा। देखिए युक्ति योगा कलाकृति की तकनीक, अब इसमें क्या है, युक्ति कलाकृति, कला किस चीज में आपको डिजाइन दिख रहा है, डिजाइन किस चीज में दिख रहा है, देखिए क्राफ्ट्स, आर्ट्स, अपग्रेडेशन ऑफ डिजाइन, स्किल डेवलपमेंट, सेकंड का बी। समझे आपको मैं क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूं, आपको नॉलेज है तो ऑल द बेस्ट है, वो स्टूडेंट्स तो देखते ही क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे जिसने न्यूज पढ़ी होगी। पर आपको मैं शॉर्ट ट्रिक या फिर तकनीक या फिर ऐसे ट्रिक नहीं बता रहा कि बिना पढ़े क्वेश्चन सोल्व करो, ये सब मैं बता रहा हूँ कि प्रेजेंस ऑफ माइंड आप कैसे लगा सकते हैं दिमाग, आप अपने एग्जाम में, भैया आपको नहीं आ रहा
पर यार आपको दिख रहा है कि कलाकृति के बारे में बात हो रही है, कलाकृति का इस ऑप्शन के अलावा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, समझ रहे हैं? इस वजह से आप इसको लगा सकते हैं फर्स्ट का बी। अब देखिए यदि आप फर्स्ट के बी पे पहुंचते हैं ना दोस्तों, तो ऑप्शन है ना, एग्जाम सेंटर ने खुद ऐसे सेट कर रखे हैं आप सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कि आपका आंसर बी आप देखते ही आ जाएगा। अगर आपने फर्स्ट का बी लगा दिया ना, तो देखिए फर्स्ट का बी दोस्तों एक ही ऑप्शन में है, केवल एक ही ऑप्शन में, यदि आपको दिख रहा हो तो। इस वजह से आपको बताया जा रहा है कि एग्जामिनर भी पेपर इसलिए बना रहा है कि कुछ क्वेश्चन में अब इधर इधर की न्यूज दे दी, अब आपको ईशानुदय नहीं पता, सक्षम नहीं पता, कैसे करेंगे? अब जब मैं क्लास करवा रहा था पीवाई क्यू क्वेश्चन की, तो जैसे ही मैंने ये बताया तो कमेंट्स में खुद आने लगा कि सर सक्षम का मतलब है कि सक्षम बनाना किस लोगों को, सक्षम किसके लिए? देखिए स्कॉलरशिप, ये स्कीम ऑफ एआईसीटी एम्ड एट प्रोवाइडिंग असिस्टेंस फॉर एडवांसमेंट ऑफ गर्ल्स पार्टिसिपेशन, ठीक है। उसके अलावा ईशानुदय किस चीज के लिए था? स्पेशलाइज्ड स्कॉलरशिप स्कीम फॉर स्टूडेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो थर्ड का क्या हो गया? डी। प्रगति हमारा किस चीज के लिए था? ये था स्कीम ऑफ एआईसीटी एम्ड एट प्रोवाइडिंग असिस्टेंस फॉर गर्ल्स पार्टिसिपेशन। और जो अपना ईशानुदय अपने डिस्कस कर ही लिया। सक्षम प्रोग्राम था वो किस चीज के लिए था? स्कॉलरशिप फॉर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, जो हमारे डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है उनको सक्षम बनाना, उस वजह से उनको स्कॉलरशिप दी जाए, ये आपका सक्षम का मकसद था, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा मैं इरेज कर देता हूं, अब आपको समझ आ जाएगा कि किसका क्या था। आपको मैंने पूरा बता दिया कि आप कैसे सोच के कर सकते थे, ठीक है। अब अपन अपने नेक्स्ट न्यूज पे बढ़ेंगे। इसका आंसर मैं फटाफट जिसको समझ नहीं आया उसका आंसर बता देता हूं। युक्ति योगा कलाकृति तकनीक रेड में इसीलिए था कि आपको अपग्रेड ये डिजाइन वाला करना था। फर्स्ट का बी करना था। सक्षम का, सक्षम किन्हें बनाएंगे? डिफरेंटली एबल्ड पर्सन को हमको सक्षम बनाना है। ईशान उदय, उदय किन चीज लोगों को करवाना है? स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। प्रगति पोर्टल किसके लिए था? एआईसीटी एम्ड एट प्रोवाइडिंग असिस्टेंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ गर्ल्स पार्टिसिपेशन। अब आप देखिए दो प्रगति हैं आपके पास, ये किसके लिए है? ये भी सेम टू सेम नेम है। दो के दो, ये किसके लिए था? आपका गवर्नेंस के लिए। ये किसके लिए था? गर्ल्स के लिए, गर्ल्स को सपोर्ट करने के लिए। सेम नेम से दो स्कीम्स हैं। अब आपको ऑप्शन के तौर पे देखना है कि ऑप्शन में आपको क्या कहा जा रहा है, कि ऑप्शन में गर्ल्स के रिलेटेड दिया है या फिर गवर्नेंस के रिलेटेड दिया है। तो ये आपको प्रगति मैंने आपको बता दिया अच्छी तरह। नेक्स्ट देखेंगे अब, ये देखिए स्पेड टूथ वेल। अब स्पेड टूथेड वेल है जो, ये लार्जेस्ट वेल है वर्ल्ड में। इसको स्पेड टूथेड क्यों कहा जाता है? बिकॉज इसके जो दांत होते हैं ना, वो इन द फॉर्म ऑफ स्पेड होते हैं, स्पेड के फॉर्म में उसके दांत होते हैं, इस वजह से स्पेड टूथेड वर्ल्ड कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में फैक्ट्स। और एक चीज और, ये कहां पाई गई थी? न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में अभी मिली है ये, उसके कंटेक्स्ट में न्यूज आई गई है। देखिए द रेयर स्पेस टूथेड व्हेल, वन ऑफ द ओनली 7 एवर रिकॉर्डेड। आज तक 7 ही रिकॉर्डेड गई गई है। डिस्कवर कहां गई है? न्यूजीलैंड बीच पे, ऑफरिंग अ यूनिक अपॉर्चुनिटी फॉर साइंटिफिक स्टडी। The spade-toothed whale is world rarest whale with only 7 recorded specimens and no live observation at sea. The marks of first ever dissection of species aiming to explore anatomy, feeding, sound production and potential paradise. Earlier specimens were identifying through DNA sequencing in 2002, confirming them as distinct species of beaked whale. ये जैसे आपको देखिए, सबसे पहले आपको ये याद करना है कि 7 आज तक रिकॉर्ड हुए उसमें से एक है ये, वर्ल्ड की रेयरेस्ट वेल है ये, और मिली कहां पर है? न्यूजीलैंड में। अभी न्यूजीलैंड में डिस्कवर हुई है। ये आपका द हिंदू में आया हुआ था, इस वजह से आपको न्यूज पढ़ाई जा रही है, ठीक है। और डीएनए सीक्वेंसिंग इसकी उनकी हुई थी 2002 में। सारी चीजें है ना जो, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रखने के लिए, हर चीज याद नहीं करनी है। हर चीज याद करेंगे तो फिर ऐसे इतनी सारी न्यूज है। हम स्टैटिक पोर्शन करेंगे, करंट, करंट में सिर्फ पता होना चाहिए अच्छा ये हुआ था, ठीक है, इतना ही पता होना चाहिए कि ये हुआ था, किस चीज के रिलेटेड है, बस। Previous discoveries include skeleton remains in New Zealand 1872, 1950s and Chile 1986. The dissection is continued through cultural sensitivity in partnership with New Zealand indigenous Maori with regards to whales' ancestral treasures. New Zealand's history as the whale standing hotspot recorded over 5,000 episodes since 1840. न्यूजीलैंड में बहुत सारी वेल्स मिली हैं और न्यूजीलैंड की एक हिस्ट्री बन चुकी है कि नंबर ऑफ वेल्स और वैरायटी ऑफ वेल्स न्यूजीलैंड में बहुत ज्यादा मिल जाती हैं, ठीक है। अब देख चलिए नेक्स्ट न्यूज है आपके लिए, गुसाडी डांस।
आपको सिर्फ ये जानना है गुसाडी डांस कहाँ परफॉर्म होता है, किस वजह से परफॉर्म होता है, और अभी किस कंटेक्स्ट में न्यूज आई है। और देखिए गुसाडी डांस परफॉर्म बाय गोंड ट्राइब, ट्राइब बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी ट्राइब है? गोंड ट्राइब। कौन सी? गोंड ट्राइब, याद रखना है गोंड ट्राइब है। परफॉर्म कहां की जाती है? तेलंगाना में। तेलंगाना इंडिजिनियस कम्युनिटीज वाज परफॉर्म्ड ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन ऑफ प्रजा पालना विजयोत्सव टू कमेमोरेट द कंप्लीशन ऑफ द 1 ईयर ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट इन तेलंगाना। अब इसी वजह से इन्होंने गुसादी डांस बना दिया। अब दूसरी गवर्नमेंट का टेन्योर पूरा हुआ है, उससे हमको लेना देना नहीं, हमको सिर्फ ये लेना देना है कि गुसादी डांस कौन सी ट्राइब करती है, गोंड ट्राइब करती है, कहां पे करती है? तेलंगाना में करती है। बात खत्म, और फेस्टिवल पे किया है इन्होंने, ठीक है। द गुसाडी डांस इज अ ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म ऑफ द गोंड ट्राइब, प्राइमरीली प्रैक्टिस रीजन ऑफ तेलंगाना। बस इसके आगे जो जो फैक्ट्स हैं वो आप पढ़ सकते हैं, पर ये फैक्ट्स याद करना काफी मुश्किल है, इस वजह से आपको ये फैक्ट्स नहीं करवा रहा, मैं सिर्फ वो करवा रहा हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से सुनना है, काफी इंपॉर्टेंट है। इस पे आर्टिकल आया था हिंदू में, आपको काफी चीजें इससे बताऊंगा मैं, काफी स्पीशीज के बारे में बताऊंगा, उनका आयुष्य स्टेटस बताऊंगा, वो कहाँ मिलती है, कहाँ के एंडेमिक हैं, क्योंकि इससे यूपीएससी में हर दूसरे तीसरे साल क्वेश्चन आ जाता है। एचसीएस में 2 क्वेश्चन आए हुए हैं इससे, जो मैं आपको न्यूज पूरी करने के बाद दिखाऊंगा कि क्या क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। तो देखिए एनवायरमेंटल कंजर्वेशन इंपॉर्टेंस। अब सबसे पहले ये लाइन देखिए, बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन के लिए लाइन अगर आपको यूज करनी हो, इंडिया डिस्पाइट कवरिंग जस्ट 2.4% of the world's land area is the home of significant portion of global biodiversity, making it a mega biodiversity country, ठीक है। इंडिया एक मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री है, भले ही 2.4% ऑफ लैंड हो, बट स्पीसीज बहुत ज्यादा लेवल पे पाई जाती हैं, इतनी ज्यादा स्पीसीज पाई जा रही हैं जिससे बायोडाइवर्सिटी जो है इंडिया की बहुत ही यूनिक है, मेगा डाइवर्सिटी है। ये देखिए, ये न्यूज पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल था हिंदू का। ये देखो, ऑन द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मेकिंग अ कैरिकॉन कॉल टू प्रोटेक्ट इंडियाज क्रिटिकली एंडेंजरिंग स्पीसीज। अब इंडिया की जो इंपॉर्टेंट क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है ना, वो हम आज कवर करेंगे दोस्तों। ये आप देखिए कितना प्यारा कितना प्यारा की प्यारी इमेज है। इसमें आपने एक चीज ऑब्जर्व करी, अगर आपको दिख रहा हो आप जूम करके भी देख सकते हैं। ये देखिए, ये जो चोंच है ना डक की, ईगल की जिसकी भी चोंच है, ये उस पे देखिए आदमी बैठा है, आदमी पर्सन, और पैसे गिन रहा है, पैसे। इन द सेंस कि हमने बायोडाइवर्सिटी को इस तरह से मजबूर कर दिया और इस तरह से तबाह करने लग रहे हैं जिससे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रही है। सिर्फ इंसान अपने पैसे के लिए बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। चलिए ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आ रहे हैं, अब ये फैक्ट्स आपको याद करने ही पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट चीजें हैं बहुत ज्यादा। देखिए, India with only 2.4% of worldwide heritage is home to 7 to 8% of all recorded species। 7 से 8% आपके हैं। It includes 45,000 species of plants, 45,000 आपकी प्लांट्स की स्पीसीज है, 91,000 आपकी एनिमल की स्पीसीज है, मेकिंग इंडिया वन ऑफ द मोस्ट बायोडाइवर्स कंट्रीज इन द वर्ल्ड। 45,000 स्पीसीज प्लांट की, 91,000 स्पीसीज आपकी एनिमल्स की, देखिए इस लेवल पे स्पीसीज है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे celebrated on December 4, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 4 दिसंबर को, याद रखना है 4 दिसंबर को। हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग इंडियाज बायोडाइवर्सिटी, अ डे serves to evaluate efforts made towards conserving critically endangered species that lives in India. India consists of 10 biogeographic zones contributing to global biodiversity. India is home to 8.58% of mammalian species, 13.66% of avian species, and 7.91% of reptiles, 5% of amphibians, 11% of fish species and 11% of plant species। अब देखिए ये वाला जो चीज है ना आपके लिए, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। अब आइडिया मतलब आप खुद देख के कहेंगे कि हाँ यार ये हमें थोड़ा सा पता तो होना चाहिए था, मतलब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में रख सकते हैं इस चीज को। इंपॉर्टेंट देखिए, India consists of 10 biogeographic zones contributing to global biodiversity. India is home to 8.5% of mammalian species, 13.6% of avian species, 8% of reptiles, 5% of amphibians, 11.7% of fish species, 11.8% of plant species। ठीक है। अब अगर आपको क्रोनोलॉजी में लगाना आ जाए किस हिसाब से कि 9%, 13%, अब आप आपसे ये कह दे कि जो आपकी रेप्टाइल स्पीसीज है ना
वो सबसे ज्यादा है इंडिया में परसेंटेज वाइज। तो स्टेटमेंट गलत। इस वजह से इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना, याद फिर भी नहीं करना है सारा। ये देखिए, कंट्री ऑल्सो होस्ट 4 आउट ऑफ 34 ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। 4 मेजर बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं इंडिया के अंदर, जो मैं आपको लिखवा देता हूं, आप याद रखना। देखिए, 4 बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी के 4 हॉटस्पॉट्स। पहला देखो, सबसे पहले हिमालयाज, द हिमालयाज। ठीक है, दूसरा आपका समझो इंडो बर्मा रीजन। ठीक है, थर्ड आपका वेस्टर्न घाट्स। फोर्थ आपका सुंडा लैंड, जिसमें आपका अंडमान और निकोबार भी आ जाता है। ठीक है, तो ये 4 आपके बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं इंडिया के। इन चारों को याद रखना है, चारों को याद रखना है। ठीक है, आई होप आप सभी समझ रहे होंगे। चलिए, अब देखो प्रॉब्लम क्या आ रही है, कंफ्लिक्ट्स विद इकोनॉमिक ग्रोथ। डिस्पाइट इट्स रिच बायोडायवर्सिटी, इंडिया growth trajectory driven by its large population and demand for the natural resources often conflicts with the wildlife conservation. The increasing need of the land, timber, coal and other resources puts wildlife habitats at risk, leading to human wildlife conflicts. ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं बिकॉज इंडिया की जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, कंजप्शन बढ़ता जा रहा है, नीड बढ़ती जा रही है। इसी के साथ साथ जो बायोडायवर्सिटी को एक्सप्लोटेशन करने का जो लेवल है वो भी बढ़ता जा रहा है, जो हमें ध्यान में रखना है। हमें सस्टेनेबल फ्यूचर बनाना है, जिससे हमारा काम तो सारा चले बट इन्वायरमेंट को उतना हम ना पहुंचाएं। अब कुछ स्पीसीज के बारे में बात करते हैं। मैं जल्दी 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 स्पीसीज के बारे में बताता जाऊंगा। जो जो मैं बताता जाऊं केवल वही याद रखना है आपको, जो मैं फैक्ट्स बताता जाऊं। ठीक है, सबसे पहले कश्मीरी स्टैग। रुकिए, मैं आपको एक बार ये पेन चेंज कर लेता हूं, उसके बाद अब देखिए कश्मीरी स्टैग क्या क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, कहां पाया जाता है, कश्मीर में। ओनली हैबिटेट ऑफ कश्मीर वैली के हैबिटेट में पाया जाता है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। मालाबार सिविट क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ठीक है, कहां पाई जाती है, वेस्टर्न घाट्स में। ठीक है, ध्यान रखना, मालाबार सिविट कहां, वेस्टर्न घाट्स में। कश्मीरी स्टैग कश्मीर में, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। चलिए, ये देखो अंडमान श्रीव क्रिटिकल एंडेंजर्ड है, देख के पता चल रहा है अंडमान आइलैंड्स में पाया जाता है। ठीक है, थ्रेट्स वही, सबके थ्रेट्स लगभग वही हैं, फिर भी मैं बता देता हूं। हैबिटेट लॉस ड्यू टू डिफोरेस्टेशन, प्रेडेशन एंड इन्वेजिव स्पीशीज, पॉपुलेशन नॉट वेल डॉक्यूमेंटेड बट लाइकली टू बी वेरी लो। जैक्रिन श्रू, जेनकिन श्रू कहां है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है IUCN की लिस्ट में। एंडेमिक टू इंडियन सबकॉन्टिनेंट, फाउंड इन आइसोलेटेड रीजन्स। ठीक है, जो थ्रेट्स हैं, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, लिमिटेड रेंज वही है, पॉपुलेशन वेरी स्मॉल है। निकोबार श्रीव क्रिटिकली एंडेंजर्ड है वापस से, और कहां है, निकोबार आइलैंड्स में। ठीक है, चलिए, नामदफा फ्लाइंग स्क्विरल क्रिटिकली एंडेंजर्ड है IUCN रेड लिस्ट में। हैबिटेट्स फाउंड इन नामदफा पार्क, अरुणाचल प्रदेश, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, और कहां है, अरुणाचल प्रदेश, नामदफा नेशनल पार्क है, जो नामदफा नेशनल पार्क उसके अंदर। ठीक है, ये देखिए लार्ज रॉक रैट, ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, फाउंड इन रॉक श्रीव रीजन्स ऑफ इंडिया, जहां जहां पथरीले जो एरियाज होते हैं वहां पाने की इसकी संभावना है। लीफ लेटेड लीफ नोज्ड बैट क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, रॉकी एरियाज में पाया जाता है, केव्स में और रॉकी एरियाज में पाया जाता है। ठीक है, एक्सट्रीमली लिमिटेड टू फ्रेगमेंटेड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड PYQ ऑफ UPSC। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है, राजस्थान के एरिया में पाई जाती है, राजस्थान के एंडेमिक और गुजरात के भी छोटे मोटे एरियाज में पाई जाती है, कभी कभी दिख जाती है। कंजर्वेशन क्रिटिकली एंडेंजर्ड फाउंड इन राजस्थान एंड सम पार्ट्स ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, जिसमें थोड़ा सा गुजरात आप समझ लीजिए, राजस्थान में। हैबिटेट लॉस ड्यू टू एग्रीकल्चर एक्सपेंशन। अब 150 के आसपास ही बची हुई है ये, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट ईयर कहा था कि भाई इनके लिए जो तारे हैं ना, ट्रांसमिशन लाइंस, वो ट्रांसमिशन लाइंस हटा दो, बिकॉज जो बच्ची कुछ ग्रेड बस्टर्ड्स हैं वो भी उसमें जाके और प्रॉब्लम में फंस रही हैं।
तो हमारे पास लिमिटेड बायोडाइवर्सिटी है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की, केवल और केवल 150 के आसपास स्पीसीज वो 150 के आसपास नंबर्स रह गए हैं, तो इन्हें प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। चलिए ये क्वेश्चन देखो भैया दोस्तों, HCSPYQ 2023 में स्पीसीज से पूछ रखा है, जो हमने स्पीसीज अभी डिस्कस करी हैं ऐसी ही स्पीसीज। स्पीसीज पे क्वेश्चन पूछ रखा है, देखिए एंडेंजर्ड स्पीसीज, वल्नरेबल स्पीसीज, रेयर स्पीसीज, एक्सटिंक्ट स्पीसीज। क्वेश्चन मार्क करिए, आपके पास 2 सेकंड है, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। आई होप आप सभी ने क्वेश्चन सोल्व कर लिया होगा। देखिए सबसे पहले अपनी नजर जाएगी पिंक हेडेड डक पे। किस पे नजर जाएगी सबसे पहले? पिंक हेडेड डक पे। अब जो अपनी पिंक हेडेड डक है ना, पिंक हेडेड डक, ये अपने एनसीईआरटी में लिख रखा है, अपने एनसीईआरटी में मेंशन्ड है पिंक हेडेड डक है ना जो, वो हिंदुस्तान से एक्सटिंक्ट हो चुकी है, एक्सटिंक्ट स्पीसीज है वो, एक्सटिंक्ट स्पीसीज। पिंक हेडेड डक अब सरवाइव नहीं कर पा रही है, अब सर्वाइवल नहीं है उनका, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, वो पाई नहीं जाती। तो पिंक हेडेड एक्सटिंक्ट स्पीसीज सबसे पहले याद आएगा। अगर याद ना आए, अगर याद ना आए तो दूसरी वाला याद आएगा, थर्ड ऑप्शन आपको, लायन टेल्ड मकाक। हम पढ़ते हैं वेस्टर्न घाट्स के एरिया में मिलता है, कौन सा स्पीसीज है? एंडेंजर्ड स्पीसीज है, ठीक है। अब देखिए फोर्थ का सबसे पहले आप डी लगाएंगे, फोर्थ का डी, देखिए डी फोर्थ का एक ही में है दोस्तों, एक ही में है, डी का फोर्थ आंसर हो गया आपका बी। चलिए अगर आपको नहीं पता था तो आप सी देख सकते हैं, सी का पहला, सी का पहला, सी देखिए कौन सा है आपका, सी का फर्स्ट, जो डेजर्ट स्पीस और हॉर्नबिल है, हमने कौन सा देखा था? ए का थर्ड, ए का थर्ड देखिए दोस्तों, ए का थर्ड, ये भी बी में है, हमारा आंसर कंफर्म है, बी का ए, ओ थर्ड, ए का थर्ड, बी का सेकंड ब्लू शिप। बिकॉज आप ये देखो कि जो ब्लू शिप है ना वो आपकी वल्नरेबल स्पीसीज है। अब जो वल्नरेबल स्पीसीज होते हैं, वल्नरेबल स्पीसीज में प्रॉब्लम ये होती है बहुत ज्यादा नंबर में होती है, मतलब कि अगर एंडेंजर्ड स्पीसीज अगर 60-70 हैं, 73 के आसपास है अगर एंडेंजर्ड स्पीसीज, तो वल्नरेबल स्पीसीज काफी ज्यादा होंगे, आपके 200-300 हो जाएंगे, क्योंकि वो वल्नरेबल है, मतलब उनकी मात्रा ज्यादा है। क्योंकि अगर आप देखिए अगर वो कम मात्रा में पाए जाते हैं तो जी बहुत ज्यादा है, तो मिनिमम मतलब मीडियम मात्रा में पाए जाते हैं, और बहुत कम मात्रा में पाए जाने वाली बहुत कम है। तो इस वजह से वल्नरेबल स्पीसीज है वो ब्लू शिप, ब्लू शिप वल्नरेबल स्पीसीज में आएगी आपकी, तो आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। आपकी जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है वोलेंटाइल मगाक होगी, वल्नरेबल स्पीसीज ब्लू शिप हो गई, रेयर स्पीसीज आपकी जो है डेजर्ट शीप एंड हॉर्नबिल हो गई, और एक्सटिंक्ट स्पीसीज आपकी पिंक हेडेड डक हो गई। ये आपको क्वेश्चन सोल्व करना था। चलेंगे नेक्स्ट पे, ये अपनी नेक्स्ट न्यूज है, लैंडफॉल ऑफ साइक्लोन्स, लैंडफॉल ऑफ साइक्लोन्स। अब देखिए लैंडफॉल इज अ क्रिटिकल इवेंट इन अ ट्रॉपिकल साइक्लोन लाइफ साइकिल अकरिंग व्हेन इट्स आई मूव्स ओवर लैंड। याद रखना है कैसे अगर होता है लैंडफॉल, जब आई मूव करती है लैंड पे, लैंड के ऊपर जब आई मूव करती है तब होता है आपका लैंडफॉल, जब आई मूव करती है लैंड पे तब होता है आपका लैंडफॉल, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन कॉर्नर आया था, व्हेन अ स्टॉर्म पासेस ओवर अ लैंड, उसमें है कि आपके लिए लैंडफॉल साइक्लोन क्या होता है लाया गया है। लैंडफॉल की डेफिनेशन, लैंडफॉल अकर्स व्हेन आई ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स मूव ओवर लैंड मार्किंग अ शिफ्ट फ्रॉम ओशन एंड लैंड सरफेस, ओशन फ्रॉम द स्टॉर्म। Cyclones का structure, a tropical cyclone consists of the eye which is calm center and ear eye wall which made up of thunderstorm with heavy rain, moisture supply over the water, while over the ocean cyclone can draw moisture over the water surface which fuels storm growth and new cloud formation. Weakened by land, when the cyclone crosses onto the land loses its primary moisture supply and starts weakening to the reduced evaporation and cooling. ये सारे आपके फैक्ट्स हो गए, बट आपको सब ये सब चीजें तो पढ़नी है, थोड़ा आपका सबकॉन्शियस माइंड में रहेगा, पर याद क्या करना है कि कैसे फॉर्म होता है। देखिए आई ऑफ अ ट्रॉपिकल साइक्लोन मूव्स ओवर द लैंड कब फॉर्म होता है? जब ट्रॉपिकल साइक्लोन की आई है वो कैसे होती है। अब आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन अगर टेम्परेट साइक्लोन नहीं पता तो आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन क्या होता है, जिसके लिए आपको बेसिक फाउंडेशन करनी पड़ेगी। अगर हम यहाँ पर आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन बताएंगे तो ये लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, मतलब आप समझिए कि एक 3-4 घंटे में तो टेम्परेट और साइक्लोन ही समझाया जाता है कि दोनों टाइप में फर्क क्या होता है। तो इस वजह से आपको बेसिक से रेफर कर लो, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है ये वाला आर्टिकल तो आप बेसिक से टेम्परेट साइक्लोन पढ़ोगे, आपको आइडिया आ जाएगा कि क्या आई होती है क्या नहीं होती, आई का मतलब क्या होता है, आई क्यों लिख रखा है। तो ये याद रखना था अपन को, क्या अकरिंग कब होता है, जब अकरिंग आई ओवर इट मूव ओवर द लैंड, जब उसकी आई लैंड के ऊपर मूव करती है। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मैरीटाइम इंडिया विजन, MIV is a comprehensive framework aimed at holistic development of India's maritime sector. It outlines 150 initiative position as global maritime leaders. Framework addresses 10 themes, 10 थीम है इसके अंदर,
उस थीम्स को, इन थीम्स में आपको याद रखना है क्या क्या थीम्स हैं, आइडिया मतलब पता होना चाहिए। हाँ जी, इंफ्रास्ट्रक्चर एक थीम है, लॉजिस्टिक एक थीम है, शिप बिल्डिंग एक थीम है, कोस्टल ट्रैफिक एक थीम है, इनोवेशन एक थीम है, सस्टेनेबिलिटी एक थीम है, ग्लोबल कोलैबोरेशन एक थीम है। सारी की सारी थीम्स हैं। मैरीटाइम इंडिया विजन 2020-23 का ओवरव्यू हम देखेंगे क्या क्या इसमें फाइंड आउट की गई चीजें। थीम आपको देखनी है इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, शिप बिल्डिंग, कोस्टल ट्रैफिक, इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी, ग्लोबल कोलैबोरेशन। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या इसमें, वेट, ये देखिए प्रोग्रेस इन मैरीटाइम सेक्टर 2022 से 24 में। अब मैं आपको दो चीज बताता हूँ, वेसल टर्न अराउंड टाइम और वेसल नंबर। वेसल टर्न अराउंड टाइम मतलब कि जैसे कोई वेसल आ रहा है तो वापस वो कितने दिन में चला जाता है, मतलब कितना इंडिया का प्रोसेस और इंडिया के पोर्ट्स किस हिसाब से डेवलप्ड है कि वो कितनी एक जल्दी एक शिप को लोड करके और अनलोड करके वापस भेज सकते हैं, उसे कहते हैं शिप टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, पोर्ट कैपेसिटी है, जो पोर्ट कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है बिकॉज जो पोर्ट्स हैं, अलग अलग जो बिल्डर्स हैं और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो पोर्ट्स को वो कर रहे हैं, डील कर रहे हैं पोर्ट्स में, पोर्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, जिससे पोर्ट डेवलप हो पा रही है। गवर्नमेंट बहुत ज्यादा एफर्ट डाल रही है जिससे कि इंडिया के पोर्ट्स डेवलप हो, ताकि इंडिया में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बढ़ पाए। पोर्ट कैपेसिटी इंक्रीज फ्रॉम 598 MMTPA टू 1630 MTPA। 2022 से 2024 तक जो आपकी पोर्ट की कैपेसिटी है ना, पोर्ट की कैपेसिटी है उसमें इंक्रीज देखने को मिला है, इंक्रीज देखने को मिला है पोर्ट की कैपेसिटी में। चलिए ठीक है, शिप बर्थ डे आउटपुट इंप्रूव फ्रॉम 16,000 टू 18,900। जो एक दिन का आउटपुट है वो के हिसाब से इंक्रीज हो रहा है। ग्लोबल रिकॉग्निशन, 2 इंडियन पोर्ट्स फीचर्ड इन ग्लोबल टॉप 30 पोर्ट्स। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में रैंकिंग इंप्रूव हुई है, 44 टू 20 टू 50% रैंकिंग इंप्रूव हो गई है। जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में उसमें 50% तक आपकी रैंकिंग इंप्रूव हो गई, 44 से 22 आ गई है। नेशनल वाटरवे एंड कार्गो वॉल्यूम इंक्रीज हुई है। ठीक है, जो मेगा मेट्रिक टन 108 टू 133। कोस्टल टोनेज इंक्रीज फ्रॉम 260 MMT टू 324 MMT। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है इंक्रीज हुआ है। उसके अलावा ग्रोस बजट वो भी इंक्रीज हुआ है। प्रोजेक्ट डेवलपमेंट 75 प्रोजेक्ट्स अवॉर्डेड, एनहांसिंग कार्गो हैंडलिंग एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। ठीक है, जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है वो भी इंक्रीज हो रही है। साथ साथ जो पोर्ट की लेवल है, मतलब पोर्ट कितना ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकता है और कितनी जल्दी वो चला सकता है, उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया था, वेसल टर्न अराउंड टाइम, वेसल टर्न अराउंड टाइम रिड्यूस फ्रॉम 53 आवर्स टू 48 आवर्स। 53 टू 48 आवर्स हो चुका है वेसल टर्न अराउंड टाइम, इतनी जल्दी उसके लिए वापिस से वो रिफ्यूलिंग के लिए रेडी हो सकता है। ये देखिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, ये तो है ही, हमको पता ही है। मॉनिटरिंग मैकेनिज्म होगा। सागर मंथन प्रोजेक्ट जो है वो की परफॉर्मेंस ट्रैक करता है, इंडिकेटर्स की और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी ट्रैक करता है मॉनिटरिंग प्रोसेस की। विभास और नाविक जो सेल्स हैं वो फैसिलिटेट करते हैं ट्रैकिंग को और इंश्योर करते हैं कि अलाइनमेंट हो ऑब्जेक्टिव्स के साथ। यूपीएससी मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन देखिए, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ मैरीटाइम इंडिया विजन and 2013 enhancing India's maritime infrastructure and trade competitiveness. How has it contributed to employment generation? Employment generation में कैसे contribute करेगा? And sustainable development in the sector। 150 वर्ड्स में आपको ये सवाल लिखना है, आप इसे अटेम्प्ट करके ट्राई करके देख सकते हैं। चलिए आगे, ये देखिए इजराइल की लोकेशन के बारे में है ये वाला आर्टिकल, क्योंकि इंडिया ने जो है ना सपोर्ट कर दिया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के रिजोल्यूशन को, जिसमें इंडिया ने इजराइल को कहा था कि विड्रॉ करो पैलेस्टीन की टेरिटरीज से। ठीक है, अब ये देखो ये वाला जो है ये अपना मैप है इजराइल का। ठीक है, और ये देखिए ये अदाइंदो में आया था, ये अदाइंदो में गया तो न्यूज ही थी कि इंडिया बैक्स यूएन रेजोल्यूशन कॉलिंग इजराइल टू लीव पैलेस्टीन। तो इंडिया ने जो इजराइल था उसको ये कहा था कि भाई, मतलब कहा तो कुछ नहीं था, बट ये है कि यूएन यूनाइटेड नेशन में, ठीक है, इजराइल ये रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया था कि इजराइल को फिलिस्तीन की टेरिटरी से बाहर निकल जाना चाहिए। अब अपन इसकी लोकेशन देखते हैं अपने लिए, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए बॉर्डर्स, देखिए बॉर्डर्स मैंने आपको उस दिन भी टेक्निक बताई थी, SEJL,
SEJL क्या है ये सर? SEJL जो आपका SEJL है ना, ये है सीरिया, ठीक है, लेबनान, ये ई से इजिप्ट, जे से जॉर्डन, एल से लेबनान, सीरिया, इजिप्ट, जॉर्डन, लेबनान, ये इसके बॉर्डर्स हैं, ठीक है। इसमें आपको दिख रहा हो तो ये डेड सी है, ये डेड सी है, ये जॉर्डन रिवर आ रही है नीचे से, इधर से ये आपकी जॉर्डन रिवर आ रही है। इसके अलावा ये अपना इजिप्ट था, ये अपना जॉर्डन था, ये गाजा स्ट्रिप थी, ये थी अपनी गाजा स्ट्रिप, लेबनान ये रहा, सीरिया अपना ये रहा, ठीक है, ये सारी चीजें थी। और ये याद रखना हाइफा पोर्ट, हाइफा पोर्ट, हाइफा पोर्ट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट हाइफा पोर्ट, बिकॉज इसको अडानी मैनेज कर रहा है, अडानी मैनेज कर रहा है इसको, हाइफा पोर्ट को, तो ये आपको याद रखना जरूरी है। ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर, राफा क्रॉसिंग, वो भी दरी न्यूज में है, खान यूनिस वो भी यहीं पे ही है, ठीक है। ये जो कुछ लोकेशंस हैं आपको ध्यान रखनी है एनी टाइम। अब देखिए ये क्वेश्चन है आपके लिए, सोल्व करिए, ये क्वेश्चन है, सोल्व करिए। इजराइल इज बॉर्डर बाय सीरिया, लेबनान, गोलान हाइट्स, वेस्ट बैंक, जॉर्डन, गाजा स्ट्रिप एंड इजिप्ट। गल्फ ऑफ अकाबा is a large gulf in northern tip of the Red Sea, east of the Sinai Peninsula and west of the Arabian mainland। ये सोल्व करिए आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और फटाफट से इसका उत्तर आप देंगे कमेंट्स के अंदर, और ये भी बताएंगे कि आपको सेशन कैसा लग रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप बता सकते हैं कि जी हाँ हमें अच्छा लग रहा है, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगी और हम और अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, जितना हम कर रहे हैं उस लेवल से ज्यादा। देखिए ये आप देखिए, इजराइल इज बॉर्डर, अब आई होप आप सभी ने सोल्व कर लिया होगा। इजराइल इज बॉर्डर बाय सीरिया, ठीक है जी, लेबनान ठीक है, गोलान हाइट्स, गोलान हाइट्स आपको पता होगा कि ये भी इजराइल से बॉर्डर लगता है, वेस्ट बैंक, जॉर्डन एंड गाजा स्ट्रिप, सभी के सभी का बॉर्डर लगता है। आपके ऑप्शन बिल्कुल सही है फर्स्ट। गल्फ ऑफ अकाबा इज लार्ज गल्फ एट द नॉर्थ टिप ऑफ द रेड सी, ईस्ट ऑफ द सिनाई पेनिनसुला एंड वेस्ट ऑफ द अरेबियन मेनलैंड, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका आएगा सी। बट मैं आपको गल्फ ऑफ अकाबा दिखा देता हूं फटाफट से, देखिए ये देखिए, ये है आपकी सबसे नीचे गल्फ ऑफ अकाबा, आई होप आप सभी को दिख रही होगी, ये है आपकी गल्फ ऑफ अकाबा जो रेड सी के टिप पे है, टिप पे टिप पे टिप पे टिप पे, ठीक है। इस साइड इजिप्ट है, नीचे रेड सी है। सिनाई पेनिनसुला किसे कहते हैं? सिनाई पेनिनसुला यही तो कहते हैं, ये देखिए ये ठीक है। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। चलिए तो इसका आंसर आ गया था सी। चलेंगे आगे, ये अपना प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभियान योजना, पीएम अजय स्कीम किसके लिए है? ये एससी के लिए है, शेड्यूल कास्ट के लिए है। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है, किसके लिए? शेड्यूल कास्ट के लिए। इट फोकसेस ऑन इंप्रूविंग सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, रिड्यूसिंग पॉवर्टी एंड प्रमोटिंग द एजुकेशन थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिडेंशियल फैसिलिटी ऑफ शेड्यूल कास्ट। प्रधानमंत्री जन अभ्युदय योजना, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, पीएम अजय, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, ठीक है। मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री सोशल जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री है। अब कंपोनेंट देखने इसके, आदर्श ग्राम है, ग्रांट सीनेड है, हॉस्टल कंपोनेंट है, तीनों याद रखना। आदर्श ग्राम, ग्रांट सीनेड और हॉस्टल कंपोनेंट। आदर्श ग्राम है जो किस चीज के लिए? सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को फोकस करता है। आदर्श ग्राम आपका, ग्रांट सीनेड वही है, सपोर्ट डिस्ट्रिक्ट इकोनॉमिकली, सोशो इकोनॉमिकली सपोर्ट करना है, ग्रांट सीनेड का मतलब वही होता है। हॉस्टल कंपोनेंट्स, प्रोविजन ऑफ रेजिडेंशियल फैसिलिटीज टू प्रमोट एजुकेशन, रेजिडेंशियल फैसिलिटीज दी जाती है हॉस्टल्स में जिससे एजुकेशन हमारी प्रमोट हो, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है इसका एक पिलर, पॉवर्टी रिडक्शन है इसका एक पिलर। हॉस्टल कंपोनेंट्स में देखो ये है, हॉस्टल कंपोनेंट्स में क्या क्या हुआ? सैंक्शन कितने? 46 हॉस्टल, बेनिफिशियरी कितने थे? 1585, 5185 स्टूडेंट जो थे एससी स्टूडेंट्स, वो इसके बेनिफिशियरी थे। फंडिंग कितनी हुई? लगभग 126 करोड़ की, ठीक है।
अब ये देखो, द स्कीम एम्स टू एम्पावर द सुप्रीम शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज बाय एड्रेसिंग सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस एंड प्रमोटिंग एजुकेशन थ्रू टारगेटेड इंटरवेंशन। ये यूपीएससी मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए। आगे देखेंगे आपके ये एक पीवाईक्यू है आपके लिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पीवीटीजीज। ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी में आया था, फटाफट से इसको एलिमिनेशन से कर सकते हैं। आई होप आप जल्दी से जल्दी कर लेंगे। तो आई होप आप सभी ने आंसर दे दिया होगा। देखिए, पीवीटीजीज रिसाइड इन 18 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी। चलो हमें ये पता था, सबसे पहले जब स्टेटमेंट देखते हैं ना तो ये सारी स्टेटमेंट पढ़ो। स्टैग्नेंट और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग पीवीटीजी स्टेटस। देयर आर 95 पीवीटीजीज ऑफिशियली नोटिफाइड इन द कंट्री सो फार। 95 पीवीटीजीज, और पूछा था 2015 में कितनी पीवीटीजी? 75। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप खाली 75 थे। थर्ड ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ये कटा, ये कटा, ये कटा। ऑप्शन आपका आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका सी, सीधा एलिमिनेशन से। अब ये चीज, ये स्टेटमेंट्स आपको ध्यान रखनी है और अपने नोट्स बना लेना कि हाँ ये चीज है। त्रुलार और कोंडा रेड्डी ट्राइब्स जो है वो इस लिस्ट है, पीवीटीजी की लिस्ट में है। स्टैग्नेंट और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन एक क्राइटेरिया है डिक्लाइनिंग पीवीटीजी, जो पीवीटीजी स्टेटस है उसको देने का, कि अगर आपकी जो पॉपुलेशन है उसमें डिक्रीज हो रहा है तो भी आपको दिया जा सकता है। पीवीटीजी 18 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी में है, ठीक है। चलिए, फ्रॉग फ्रेंडली एग्रो प्रैक्टिसेस हैं कहाँ पे? महाराष्ट्र, वेस्टर्न घाट्स में। क्यों क्यों की गई हैं? दो ही चीज बताऊंगा आपको। देखिए, इट एम्फसाइजेस द नीड ऑफ फ्रॉग फ्रेंडली एग्रो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिस टू कंजर्व क्रिटिकल फ्रेश वाटर हैबिटेट्स। जो फ्रेश वाटर हैबिटेट्स है ना, उसमें फ्रॉग जो आपका है वो काफी हेल्प करता है उसकी कंजर्वेशन में। बिकॉज जो, अब देखिए, एम्फीबियन क्यों, अब मैं आपको पहले इससे पहले ही बताता हूँ कैसे हेल्प करता है। जो फ्रॉग होता है वो कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं जिससे जो आपकी जो, ये समझिए कि जो फ्रेश वाटर हैबिटेट है ना उस पे काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि जब वो फ्रॉग है, फ्रॉग के बायोलॉजिकल प्रोसेस, अब उसका रीजन मेन यही है कि जो, ये देखिए, कन्वर्जन ऑफ प्लेटिव इनटू मैंगो एंड कैश्यू ऑर्चार्ड्स, उसका रीजन था, हाँ ये देखिए, amphibian diversity was lowest in paddy fields while abundance least in orchards. The study was conducted at Devi Bakle during, हाँ, एग्रो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस के लिए, ठीक है। एग्रो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस के लिए आपको काफी हेल्पफुल होता है, जिसके लिए ये न्यूज पाई गई है। और जो फ्रॉग फ्रेंडली प्रैक्टिसेस है ना, वो अगर क्रिटिकल फ्रेश वाटर हैबिटेट होगी तो फ्रॉग्स वहां पे ज्यादा अच्छी तरह सर्वाइव कर पाएंगे। बिकॉज फ्रॉग जो है वो इस हिसाब से आपकी हेल्प कर सकते हैं कि अगर आपके फ्रॉग का नंबर ज्यादा होगा, फ्रॉग दिन दिन पे दिन अगर डिक्लाइन हो रहे हैं, और अगर आपके पास क्रिटिकल वाटर हैबिटेट नहीं है, तो आप उसके लिए कैसे हेल्प कर सकते हैं, ये मेन मुद्दा था। तो जो महाराष्ट्र वेस्टर्न घाट्स में है, इसके लिए एक क्रिटिकल फ्रेश वाटर हैबिटेट बना दी गई है। कहां पर? ये आपको ध्यान रखना है, ऑर्चार्ड्स और पैडी फील्ड्स में, एंडेमिक फ्रूट स्पीसीज के लिए, ठीक है। लोएस्ट पैडी फील्ड्स में थी और लीस्ट थी ऑर्चार्ड्स कंपेयर्ड। Researchers recommend frog-friendly agroforestry, retaining water bodies and providing incentives to landholders. ठीक है, तो ये आपकी प्रैक्टिस थी। बट इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ये याद रखने की जरूरत थी कि महाराष्ट्र वेस्टर्न घाट्स में प्रैक्टिस हो रही है। इसके अलावा सारी चीजें आप याद नहीं कर सकते, बट आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए थी। ये देखिए, बॉयलर्स बिल, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज राज्यसभा ने पास कर दिया है। ये राज्यसभा पास द बॉयलर्स बिल थ्रू अ वॉइस वोट रिप्लेसिंग द आउटडेटेड बॉयलर्स एक्ट 1923 का तो पुराना था। द लेजिस्लेशन एम्स टू मॉडर्नाइज रेगुलेशन ऑफ बॉयलर सेफ्टी, एंश्योर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एक्सप्लोजंस एंड क्रिएट अ यूनिफॉर्म फ्रेमवर्क फॉर रजिस्ट्रेशन एंड ऑपरेशन अक्रॉस इंडिया। उसमें 3 मेजर्स लिए गए, सेफ्टी मेजर्स, डी क्रिमिनलाइजेशन और एमएसएमई सेक्टर्स के बेनिफिट्स। सेफ्टी मेजर्स कैसे? फोकस ऑन सेफ्टी ऑफ वर्कर्स एंड प्रॉपर्टी बाय मैंडेटिंग द क्वालिफाइड पर्सनल फॉर बॉयलर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। अब बॉयलर रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए प्रॉब्लम ये होती थी, कोई इनएक्सपीरियंस या अनस्किल्ड पर्सन जो है वो बॉयलर्स को रिपेयर करने आ गया है तो उससे काफी आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती थी। बिकॉज अगर उसको ढंग से करना नहीं आया तो ये हार्मफुल हो सकता है लेबरर्स के लिए और जो भी उस एरिया में लोग रह रहे हैं उसके लिए। डिक्रिमिनलाइजेशन कैसे? रिड्यूस पेनल्टीज फॉर नॉन क्रिटिकल ऑफेंसेस, रिटेनिंग क्रिमिनल पेनल्टीज ओनली फॉर 4 मेजर ऑफेंसेस इन्वॉल्विंग सीरियस रिस्क ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। एमएसएमई सेक्टर के क्या बेनिफिट है? सिंप्लीफाइज कंप्लायंस एंड रिड्यूसेस द रेगुलेटरी बर्डन, aiding micro, small and medium enterprises MSME that extensively use boilers. Implication क्या होंगे इसके? The new bill is expected to enhance industrial safety, बिकॉज जो बॉयलर्स हैं इंडस्ट्री में जब यूज होते हैं तो उनकी सेफ्टी जो है वो बहुत जरूरी है, जिसको वो एनहांस कर देगा। रिड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स एंड
promote ease of doing business while ensuring accountability in case of severe negligence or accidents। ये देखिए, ये है आपका पार्लियामेंट्री पल्स जो आपका रिलीज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से। बॉयलर्स अमेंडमेंट बिल टू प्रोवाइड फॉर द रेगुलेशन ऑफ बॉयलर सेफ्टी एंड फायर प्रॉपर्टी टू प्रोवाइड यूनिफॉर्मिटी इन रजिस्ट्रेशन एंड इंस्पेक्शन ऑफ बॉयलर्स इन इंडिया। ठीक है, तो ये आपकी आज की न्यूज़ पूरी हो गई हैं। अब आप भरेंगे फटाफट से अपनी एक्टिव रिकॉल शीट, उसके बाद अपन अपनी क्लास को करेंगे एंड। तो फटाफट से आप इन शीट्स को भर दीजिए, उसके बाद आपको इनके आंसर अभी बता दिए जाएंगे। तो आपके लिए एक एक करके आगे आगे करता जाऊंगा मैं, जिससे आप इन सबको देख पाएं और एक साथ अपन इनके आंसर्स को डिस्कस कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये भरिए फटाफट से। ये ठीक है, फिर ये फिल करिए, ये फिल करिए। यहाँ तक अपने बॉयलर्स बिल तक सारी की सारी फिनिश हो चुकी है न्यूज़ इज। अब देखिए, अब अपन इन्हें अपन फिलअप कर लेते हैं। देखिए यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं, वेट। देखिए क्लाइमेट चेंज एंड मेरीन, एमसीडीआर क्या था, मेरीन कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल। ठीक है, ओशन अब्जॉर्ब्स 25% ऑफ CO2, एंथ्रोपोजेनिक, एंथ्रो लिख रहा हूं खाली, समझ जाना, एंथ्रोपोजेनिक 25% CO2 और 90% ऑफ हीट फ्रॉम ग्रीन हाउस गैसेज। ये भी तो था, 90% हीट आपकी ग्रीन हाउस गैसेज से। बायोटिक फैक्टर कौन सा, लिविंग बींग्स, जैसे कि मैनग्रोव्स हो गए आपके, माइक्रोएल्गे हो गई। ठीक है, वेट, ये कहां गया आपका, आ गया। देखिए लिविंग बींग्स, एबायोटिक आपका नॉन लिविंग, जो आपका फिजिकल और केमिकल प्रोसेस से हो सकता है। ठीक है, शोक डायमंड्स, इनकी फॉर्मेशन देखनी है आपको। शोक डायमंड फॉर्मेशन कैसे होती है, आपका ये था एग्जॉस्ट एंड एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर डिफरेंस था, उसकी वजह से। पैटर्न टाइप क्या था, ब्राइट एंड डार्क, ब्राइट और डार्क पैटर्न था, एग्जॉस्ट और एटमॉस्फेयर के बीच में था। ठीक है, और शोक डायमंड कहां पे होते थे, रॉकेट्स, इन रॉकेट्स एंड जेट्स। ठीक है, अपन ने ये फिल कर लिया, ये फिल कर लिया है, दोनों के दोनों। आई होप आप सभी ने साथ साथ मेरे फिल कर रहे होंगे, आपने पहले ही फिल कर लिए होंगे, आप अपने मैच कर सकते हैं साथ साथ। और इसका पर्पज आप समझिए कि इसका पर्पज केवल और केवल आपको याद करवाना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। अब देखिए मिनिस्ट्री पूछी है, मिनिस्ट्री आपको स्टार्टिंग में याद करवाई थी, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मीटी। ब्लेसली प्रोसेस किससे रिलेटेड था, एआई सेफ्टी से, एआई सेफ्टी से। और कहां था, यूनाइटेड किंगडम्स में हुआ था। ठीक है, कहां पे हुआ था, यूनाइटेड किंगडम्स में हुआ था ब्लेसली प्रोसेस। और इंडिया की आई मिशन की मिनिस्ट्री थी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये देखिए पॉपी, पॉपी के बारे में है, कौन से स्टेट में, मणिपुर, MANIPUR, मणिपुर। ठीक है, मणिपुर लिख देंगे। नेटिव कहां है, मेडिटेरियन, मेडिटेरेनियन रीजन। प्रॉब्लम क्या है, इलीगल ड्रग और एडिक्शन। ठीक है, प्रगति पोर्टल किस चीज के लिए था,
ब्यूरोक्रेटिक एफिशिएंसी, ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया, या फिर आप इनर्शिया बोलिए, इनर्शिया को रिमूव करने के लिए, या फिर आप ब्यूरोक्रेटिक एफिशिएंसी बोलिए, या तो ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया को रिमूव करेगा या फिर एफिशिएंसी इंक्रीज करेगा। फुल फॉर्म क्या थी प्रगति पोर्टल की? प्रोएक्टिव एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, ये अपना प्रगति पोर्टल का हो गया। स्पेड टूथ व्हील कहां मिली थी? न्यूजीलैंड में। कहां दोस्तों? न्यूजीलैंड। ठीक है, लिख दिया हमने। इसका मतलब क्या था? टूथ इन शेप ऑफ स्पेड। रेयर स्पीसीज थी, रेयर और लार्ज। ठीक है, चलिए अब आप सभी ने ये सब भी फिल कर लिए होंगे। चलेंगे आगे अपने नेक्स्ट वाली शीट पे। ये देखिए, गुसादी डांस ट्राइब कौन सी थी? गोंड ट्राइब। कौन सी दोस्तों? गोंड ट्राइब। गोंड ट्राइब कहां पे थी ये? तेलंगाना। गोंड ट्राइब तेलंगाना में गुसादी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती है। परफॉर्म ड्यूरिंग फेस्टिवल। ठीक है, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एंड इंपॉर्टेंट स्पीसीज। हंगुल, कश्मीरी स्टैग, कश्मीरी स्टैग भी कहा जाता था आपको। कौन सा? एंडेंजर्ड, क्रिटिकल, क्रिटिकल एंडेंजर्ड। ठीक है, कहां पे पाया जाता था? कश्मीर के एरिया में। ठीक है, मालाबार सिविट, वेस्टर्न घाट्स कहां पाई जाती है? एंडेमिक वेस्टर्न घाट्स में। उसी के साथ साथ ये वेस्टर्न घाट्स और क्रिटिकली एंडेंजर्ड। क्रिटिकल सीआर लिख रहा हूं, क्रिटिकल का मतलब सीआर। ठीक है, नाम दफा फ्लाइंग स्क्विरल, अरुणाचल प्रदेश। ये भी आपकी कौन सी है? क्रिटिकल एंडेंजर्ड, सीआर। दोस्तों सीआर ये आपकी बाकी की हैं, ये सारी की सारी आपकी क्रिटिकल थी, क्रिटिकल एंडेंजर्ड। अंडमान शिरो, जर्किन शिरो, निकोबार शिरो, लार्ज रॉक रॉक सोल्ट, लीफ लिटर नोज्ड बैट। ठीक है, ये वाली और देखिए, लैंडफॉल ऑफ साइक्लोन कब होता है? व्हेन आई ऑफ साइक्लोन इज लैंड। ठीक है, आई की साइक्लोन। मैरीटाइम इंडिया विजन, नंबर ऑफ थीम्स 10 थीम्स हैं, 10 थीम्स आपको याद करनी है। 10 की 10 थीम्स रिवाइज मतलब आइडिया लगाना है क्या थी। ठीक है, पोर्ट कैपेसिटी इंक्रीज हुई है। एक मिनट, INCRESC, पोर्ट कैपेसिटी आपकी इंक्रीज हुई है, पोर्ट टर्न अराउंड टाइम डिक्रीज हुआ है। ठीक है, पोर्ट कैपेसिटी के बारे में, पोर्ट टर्न अराउंड टाइम के बारे में बात होगी। इजराइल मैपिंग बॉर्डर्स आपको याद करवाया था, SEJL। सीरिया, इजिप्ट, जॉर्डन, लेबनान। ठीक है, डेड सी, इजराइल। और रिवर कौन सी आती है इसमें? जॉर्डन रिवर। ठीक है, ये भी हमने कर लिया है। नेक्स्ट देखेंगे, लास्ट PM अजय। टाइप क्या है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, ये आपके लिए लिखी रखा है। ठीक है, कम्युनिटी किसके लिए? SC शेड्यूल कास्ट। SC कम्युनिटी, शेड्यूल्ड कास्ट। मिनिस्ट्री कौन सी थी? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस।
मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस थी, ठीक है। रोग एग्रो प्रैक्टिसेस कहाँ पे, वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स में, कहाँ पे, वेस्टर्न घाट्स में, महाराष्ट्र। चलिए, बॉयलर्स बिल थे, इसकी तीनों चीजें याद करनी, तीनों मैंने लिख रखी हैं। सेफ्टी मेजर्स, ठीक है, जो लिए गए, डिक्रिमिनलाइजेशन और एमएसएमई सेक्टर को बेनिफिट जो होंगे, बिकॉज इंडस्ट्री में जो बॉयलर्स हैं उनकी जो इंपॉर्टेंस है हमारे लिए वो ये है कि उनको कोई भी दिक्कत ना हो, क्योंकि बॉयलर्स जो है वो प्रॉब्लम करते हैं जब वो रेगुलेटेड नहीं होते हैं, वो लेबर को और इंडस्ट्रीज को हार्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने सारे अपने शीट्स भर ली हैं, ये देखिए, ये भी फिल कर लिए, ये भी फिल कर ली है, ये भी फिल कर लिया, और ये सारी की सारी शीट्स फिल कर ली हैं हमने। तो इसी के साथ अपनी आज की क्लास को एंड करते हैं। आई होप आप सभी ने इस क्लास को एंजॉय किया और आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो जो आपके काम आए। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच, आप सभी से विदा लेते हैं। तो थैंक यू सो मच, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, जय हिंद।